एपिसोड 1 पेरिस, फ्रांस। रात का समय। यहाँ एक बड़े से हॉल के नजदीक काफी ज्यादा शोर सुनाई दे रहा था। वो शोर कहीं और से नहीं बल्कि एक सकस से आ रहा था। यहाँ मौजूद लोग जोर जोर से एक साथ बस एक ही आवाज लगा रहे थे, आर्या आर्या आर्या। इस नाम का शोर चारों ओर एक लय में गूंज रहा था। सामने स्टेज पर एक लड़की एक पोल पर जो हवा में एक स्टैंड के सहारे खड़ी हुई थी। उस पर वह लड़की अपनी नंगे पैरों के बीच में फंसे हुए एक लोहे के हुला हुप के सहारे बड़े आराम से चल रही थी। ये करतब करते वक्त उस लड़की के मासूम और खूबसूरत चेहरे पर कोई भी डर की सिकन नहीं थी। उल्टा उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान बनी हुई थी। दुबला पतला सा छरहरा गोरा बदन, उस हल्के गोल चेहरे पर तीखे नैन नक्श और उन पतले गुलाबी होठों पर बरकार वो मीठी सी मुस्कान उस लड़की की हल्की भूरी आंखों की चमक को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती थी। वो लड़की अपने लिए होते हुए उस शोर में और तालियों की गड़गड़ाहट में उस अगले छोर तक पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे नीचे गिरने लगी। उसके गिरते ही सारे सर्कस की लाइट एक साथ ऑफ हुई और चारों ओर काले अंधेरे के बीच एक अजीब से सन्नाटे पसर गया। तभी अचानक से एक बड़ी सी फ्लैश लाइट स्टेज के बीचों बीच सेंटर पड़ी, जहां एक लड़की लाइट पिंक कलर की एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर ऑडियंस की ओर अपनी पीठ फेरे खड़ी थी। फिर वो लड़की वहां बैठी सारी ऑडियंस की ओर पलटी और अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ उसने शांत पड़ चुके लोगों का शोर एक बार फिर से तेज कर दिया, ये आर्या आर्या आर्या। और आर्या ऐसे ही अपने अलग अलग करतब से लोगों को हैरान करती रही और सारी ऑडियंस उसे चीयर करते हुए उसका हौसला बढ़ाती रही, आर्या आर्या। बैक स्टेज पर खड़े होकर एक आदमी बड़े ध्यान से सब देख रहा था। तभी अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटकर देखने लगा, तुम्हारी बेटी गजब की है। उसके आगे इस खत्म होते जाने रहे सकस के स्टेज पर अब उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। इसलिए जब से वो आए है तब से लेकर आज तक हमने खूब नाम और तरक्की की। ऐसा उस सकस के मैनेजर ने उस आदमी से कहा, जिस पर वो आदमी यानी आर्या के पिता नरेश थोड़ा मुस्कुराया और थोड़ा बात को घुमाते हुए कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो पैसे भी बढ़ाओ ना भाई। अब वो क्या है कि तुम पूरे 3 साल पहले हमारे देश से हमें यहाँ ले तो आए हो, मगर तुम तो जानते ही होंगे ना कि अब पराये देश में जितना कमाते हैं खर्चा भी तो उतना ही होता है ना, तो फिर पैसे वैसे का कुछ देखो। हम नरेश के बात पर वो सकस का मैनेजर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है मैं देखता हूँ, उसने कहा और वहां चला गया। सामने आर्या का शो चल ही रहा था कि तभी उसके मेन एंट्रेंस से एक आदमी जो बुरी तरह से हाफ रहा था, वो अपने आकर उस सकस के सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गया और अपना रुमाल निकालकर अपने माथे और चेहरे पर आए पसीने को पोंछने लगा। उसने सामने आर्या को देखते हुए अपना फोन निकाला और किसी का नंबर डायल कर दिया। 2-3 रिंग के बाद सामने किसी ने फोन उठाया, हेलो, हाँ बोलो दयालु। उस कड़क और भारी आवाज को सुनकर दयालु का तो गला सा सूखने लगा। वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए उस शोर के बीच धीमी आवाज में कहने लगा, वो सर, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हम जिस आदमी के कांटेक्ट से उस क्लिनिक में वो सब कुछ करने वाले थे, वो आदमी यहाँ इल्लीगल मेडिकल लाइसेंस की वजह से पकड़ा गया। पेरिस की पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया है। मैं जब वहां पहुंचा तो वो लोग उसे उठाकर वहां से लेकर जा रहे थे। मैं तो बाल बाल बच गया सर। अगर 2 मिनट पहले मैं वहां पर पहुंचा होता तो वो लोग मुझे भी पकड़कर ले जाते। दयालु की बात सुनकर सामने से वो आदमी फोन पर उस पर चिल्लाकर कहने लगा, बेवकूफ हो तुम दयालु। तुमसे मैंने कहा था कि पहले उस आदमी का बैकग्राउंड चेक करो, मगर तुमसे इतना भी नहीं हुआ। दयालु थोड़ा हकलाते हुए कहने लगा, सॉरी सर, आगे से कोई गलती नहीं होगी। पर मैं आपसे कह रहा हूं ना कि मैं आपको इंडिया में ही कोई लड़की ढूंढ देता हूं। तो उसकी बात को बीच में काटते हुए ही सामने से एक और बार चिल्लाने की आवाज आई, अपनी बकवास बंद करो। मैंने तुमसे जितना कहा है उतना करने की कोशिश करो। मैं ये काम यहां नहीं करना चाहता, वरना मुझे तुमसे दिमाग मारने की जरूरत नहीं पड़ती। अब चाहे धरती खोदो क्या आसमान फाड़ो, लेकिन मुझे मेरा काम पूरा करके दो। इतना कहकर सामने की कॉल डिस्कनेक्ट हो गई और दयालु हड़बड़ाते हुए बस अपनी जगह पर बैठा रह गया। कुछ सोचते सोचते दयालु की नजर सामने परफॉर्म कर रही आर्या पर पड़ी, जिसे देखकर वो अपना सिर हिलाने लगा और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मगर फिर कुछ सोचकर उसने आर्या के मुस्कुराते हुए चेहरे को फिर से एक बार गौर से देखा और उसे देखते देखते उसने अपने पास बैठे एक फ्रेंच आदमी से पूछा, इज शी इंडियन? इस सवाल पर उस फ्रेंच आदमी ने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में उसे जवाब दिया, येस शी इज फ्रॉम इंडिया। उसका जवाब सुनकर दयालु आर्या और उसके एक्ट को बड़े ध्यान से देखता रहा और कुछ देर बाद आर्या का एक्ट खत्म हो गया, जिसके बाद सभी लोग धीरे धीरे करके जाने लगे। आर्या जैसे ही अपना शो खत्म करके बैक स्टेज पहुंची, उसने वहां खड़ी एक खूबसूरत फॉरेनर लड़की से गले मिलते हुए कहा, टिफिनी कैसा था आज का एक्ट? कोई गलती तो नहीं हुई ना मुझसे? ये सब कहते हुए आर्या के चेहरे पर एक बड़ी सी और प्यारी सी मुस्कान थी, मगर वो टिफिनी से ये सब कुछ पहले हिंदी में फिर उसे फ्रेंच में रिपीट करके पूछने लगी। मगर इससे पहले कि टिफिनी आर्या की किसी बात पर कुछ रिएक्ट कर पाती,
कि तभी पीछे से नरेश आकर आर्या से कहने लगा, अरे इससे क्या पूछ रही है तू? इस बेचारी गूंगी को तो इशारों में बताने में 10 घंटे लगेंगे, इसलिए पहले मैं बताता हूँ। बिल्कुल सही था, एकदम चकाचक। और हाँ, कल हमारा 1 घंटे का स्पेशल शो है, उसके लिए तैयार रहना। हम ये कहकर नरेश जाने लगा, मगर तभी आर्या थोड़ा सुस्त आवाज में नरेश से पूछने लगी, लेकिन बाबा कल तो ट्यूसडे है ना, और ट्यूसडे में है तो हमारी छुट्टी रहती है, तो फिर कल क्यों? आर्या की बात सुनकर नरेश थोड़ा तड़कते हुए बोला, तेरे ऊपर भी इसके साथ रहकर असर होने लगा है क्या? ये गूंगी तू बहरी, कान खोल के सुना नहीं क्या कि मैंने कहा स्पेशल शो है? स्पेशल का मतलब जानती है ना? तो बस चलो, जल्दी जाकर सो जाओ, बॉडी को रेस्ट दो, तभी तो कल जाकर परफॉर्म कर पाएगी। ये कहकर नरेश वहां से चला गया। नरेश के जाने के बाद आर्या ने टिफिनी के दोनों हाथों को पकड़ा और थोड़ा धीरे से कहने लगी, आई एम सॉरी टिफिनी, मैं जानती हूँ तुम मुझे कल अपने साथ उस गांव वाले पुराने चर्च लेकर जाना चाहती थी ना, क्योंकि कल तुम्हारे मम्मी पापा की वर्षी है, लेकिन बाबा ने मेरा नया शो रख दिया और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आर्या की इस बात को सुनकर टिफिनी ने अपनी प्यारी सी मुस्कान देते हुए आर्या के चेहरे पर हाथ फेरा और इशारों में उसे समझने लगी, जिसे आर्या दोहराने लगी, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम अपना शो करो, क्योंकि तुम फेमस हो रही हो, और फेमस होने के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी उतनी ही आती हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम खुश हो, पर मैं ज्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड एक बहुत पॉपुलर लड़की है। टिफिनी की ये बात जानकर आर्या ने झट से टिफिनी को अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ टिफिनी कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली है, जो मेरे लिए मेरी छोटी बहन से भी ज्यादा बढ़कर है। आई लव यू सो मच। टिफिनी ने भी आर्या को इशारे में आई लव यू कहा। फिर वे दोनों बाकी सभी लोगों के साथ वहां से बस में बैठकर एक गेस्ट हाउस के लिए निकल गए। क्या सारे आर्टिस्ट चले गए? दयालु ने इंग्लिश में वहां गेट पर बैठे उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। सिक्योरिटी गार्ड को इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए उसने वहां लगे एक होल्डिंग की ओर, जिस पर सर्कस का टाइम टेबल लिखा हुआ था, उसकी तरफ अपने हाथ में लगे डंडे से इशारा कर दिया, जिसमें फ्रेंच और इंग्लिश में लिखा हुआ था, सर्कस टाइमिंग इज 6 PM to 8 PM और रात के 11 बजे आर्यस शो। अगले दिन आर्या बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म कर रही थी जैसे कि वो हमेशा किया करती थी। वो आज फिर से उस पोल पर हवा में ही नंगे पैर बड़े आराम से एक लोहे के हुला हुप के सहारे चलकर दूसरी ओर जा रही थी। ये आर्या का एक स्पेशल एक्ट था। आज जब उसका बैलेंस बिगड़ा तब हमेशा की तरह सारी लाइट ऑफ हो गई, मगर आज जैसे ही सारी लाइट्स ऑन हुई, आज हर कोई शॉक रह गया, क्योंकि हमेशा की तरह आर्या ने ना तो अपनी ड्रेस चेंज की थी और ना मुस्कुराते हुए स्टेज पर खड़ी थी, बल्कि वो स्टेज पर ही दर्द से करहा रही थी। उसके दर्द को देखकर सर्कस की टीम जल्दी से दौड़ते हुए आई और आर्या को आनन फानन में अपने साथ हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आर्या के बाएं हाथ पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया। नरेश बेड पर बैठी आर्या को देखकर डॉक्टर की तरफ देखने लगा, जो आर्या की एक्सरे और कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे। डॉक्टर ने नरेश से कहा, आपकी बेटी के हाथ में एक माइनर क्रैक आया है, उसे ठीक होने में कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे, वो भी अगर जल्दी रिकवरी हो सके तो। इसलिए अभी उनके लिए किसी भी तरीके का हैवी वर्क परफॉर्म करना उनकी लाइफ के लिए काफी ज्यादा पेनफुल हो सकता है, इसलिए उन्हें प्रॉपर रेस्ट करने दीजिए। ओके। ये सब कुछ डॉक्टर ने फ्रेंच में कहा था, इसलिए नरेश को तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, मगर उसके पास खड़ा सर्कस का मैनेजर था जो फ्रेंच समझ सकता था। वो ये सब सुनकर थोड़ा परेशान हो गया। डॉक्टर उस मैनेजर को रिपोर्ट पकड़ाकर वहां से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद नरेश ने मैनेजर से पूछा, क्या क्या कह रहे थे डॉक्टर, बताओ मुझे। मैनेजर ने एक नजर आर्या की ओर देखा और नरेश को डॉक्टर की सारी बात बता दी, जिसे सुनकर नरेश तो लगभग बेहोश ही होने वाला था। ये सब क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे? हाँ, ये कहते हुए नरेश उठा और आर्या की ओर बढ़ते हुए उस पर गुस्से से बौखलाया, क्या जरूरत थी? हाँ, क्या किया तूने आज? रोज की तरह अच्छे से नहीं कर सकती थी? अब 4 महीने तक क्या हवा खाकर जीना है? हाँ। उसकी ऐसा कहने पर आर्या, जिसकी आंखें पहले से ही नम थीं, वो अब और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी। उस हॉस्पिटल के अंदर नरेश को इस तरह से चीखते चिल्लाते हुए देखकर वो सर्कस का मैनेजर नरेश को पकड़कर आर्या के रूम से बाहर ले गया। उसने नरेश को शांत करते हुए कहा, ऐसे आर्या के ऊपर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अरे वो तो बच्ची है अभी, और गलती तो इंसान से ही होती है। उसकी ये बात सुनकर नरेश ने मैनेजर के हाथों को पकड़ा और कहने लगा, देखो मेरी बेटी बचपन से ही बहुत मजबूत है, तो वो मुश्किल से 15 दिनों में ठीक हो जाएगी। मैंने उसे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है, तो तुम एक काम करो, तुम सर्कस के मालिक से बात करके रखो और कहना कि आर्या एक हाथ से भी परफॉर्म करेगी, लेकिन बस की सारे शोज कैंसिल ना करे, ठीक है? उस मैनेजर ने नरेश के हाथों से अपने हाथों को खींचकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, और ये तुम्हारा देश नहीं है?
ये फ्रांस है, यहाँ के कानून बहुत सख्त है, और सर्कस के मालिक का तो मुझे पहले ही कॉल आ चुका है। उन्होंने कह दिया है कि मुझे आर्या की जगह पर किसी और को जल्द से जल्द ढूंढना ही होगा। मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर ये उनके दिए हुए कुछ पैसे देने के लिए आया था। ये लो, तुम्हारा बचा हुआ पेमेंट और आर्या के इलाज के लिए भी कुछ कंपनसेशन के पैसे। लेकिन तुम इन पैसों से इंडिया में जाकर किसी अच्छे से हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाओ, ताकि जब वो जल्दी ठीक हो जाए तब हम उसे वापस फ्रांस बुलाने के बारे में सोच सकें। उस मैनेजर ने ऐसा कहा और नरेश के हाथों में एक चेक और कुछ पैसे थमाकर वहां से जाने लगा। नरेश ने उस चेक पर लिखे हुए अमाउंट और हाथ में लगे हुए पैसों को एक नज़र देखते हुए मैनेजर का हाथ पकड़ लिया और वह उससे कहने लगा, अरे इतने कम पैसे, इनमें क्या होगा? और क्या तुम हमें वापस इंडिया जाने के लिए कह रहे हो? लेकिन तुमने तो हमारा यहाँ का 5 साल का वीज़ा लगवाया था ना? उस मैनेजर ने अपना हाथ झटकते हुए नरेश से कहा, देखो तुम अब यहाँ नहीं रह सकते हो। सर्कस के मालिक का कहना है कि तुम्हें यहाँ रखना इलीगल होगा, क्योंकि हमें नहीं पता जब तक आर्या ठीक नहीं होगी तब तक तुम क्या करोगे। इसलिए तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाओ। टिकट का इंतजाम हम कर देंगे, ठीक है? और ये इतने से पैसे नहीं है, तुम भूल गए हो कि तुमने लोन के नाम पर पहले से ही कितने सारे पैसे एडवांस में ले चुके हो। इसलिए जो तुम्हें मिला है ना, वो भी तुम्हारे लिए बहुत है, समझे? उसकी उल्टी जुबान सुनकर नरेश को गुस्सा आ गया और उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर मैनेजर के मुंह पर एक मुक्का मार दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाँ, कि तू हमें पराया देश में लाकर ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर जाना चाहता है? अरे अगर ऐसी ही बात थी तो तू यहाँ पर लेकर क्यों आया हमें? हाँ रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। ये कहते हुए नरेश मैनेजर को लाते और घूसों की बारिश करने लगा। उन दोनों के बीच होती हाथापाई को देखकर हॉस्पिटल स्टाफ और कुछ और लोगों ने नरेश और उस मैनेजर को एक दूसरे से अलग किया। वह मैनेजर वहां से अपने कपड़े झटकते हुए और मुंह में गालियां बुदबुदाते हुए चला गया। नरेश अपने हाथों में लगे उस चेक और उन पैसों को लेकर वहीं हॉस्पिटल की एक बेंच पर सिर पकड़कर बैठ गया। वो धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा, अब क्या करेंगे हम? कैसे होगा मेरा गुजारा? नहीं, मुझे इंडिया वापस नहीं जाना, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं? नरेश ये सब खुद में ही बोल रहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। नरेश ने अपना सिर उठाकर देखा तो एक आदमी उसकी ओर मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो उसके पास बैठा और कहने लगा, जो आज हुआ अच्छा नहीं हुआ, मुझे सब पता है, और मैं ये भी जानता हूं कि आजकल पैसों की जरूरत किसी नहीं होती है, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इन पैसों से भी 10 गुना ज्यादा पैसों के लिए मदद कर सकता हूं। उस आदमी की ये बात सुनकर नरेश अपनी आंखें फाड़ते हुए उसे काफी हैरानी से देखता रह गया और बोला, और वो कैसे? एपिसोड 2। कुछ देर बाद नरेश और आर्या अपने उस छोटे से मकान में एक दूसरे के सामने खड़े थे। आज बाहर का मौसम काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ था। बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी, बादल भी गरज रहे थे और उसके साथ ही जोरों से बिजली चमक रही थी। लेकिन असली बिजली तो आर्या के ऊपर गिरी थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं रहे थे, मगर उसका चेहरा पूरी तरह से सपाट था। तो आप कहना चाहते हैं कि आप मुझे बेचाए बाबा? आर्या ने अपने रूंधे हुए गले से नरेश से पूछा। नरेश अपने हाथ हवा में लहराते हुए आर्या को समझाने लगा, अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने तुझे कोई बेचा नहीं है, मैंने तो बस। आर्या ने नरेश की बात को बीच में ही काटकर उसे पूरा कहा, आपने मेरी कोक को बेच दिया, यही कहना चाहते हैं ना आप? नरेश आर्या की बात सुनकर जमीन को घूरते हुए कहने लगा, अरे तो इसमें बुराई ही क्या है, और ये कोई पाप थोड़े ही है। आजकल तो ये सब कुछ आम हो गया है, और हम जैसे गरीब इंसान को अपना पेट भी तो भरना है ना। और इससे अच्छी क्या बात है कि हमें हमारे देश में वापस नहीं जाना पड़ेगा, हम यहीं पर ही रहेंगे, और जब तक ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तब तुम फिर से अपना सर्कस ज्वाइन कर लेना। क्यों, है ना अच्छी बात? अपनी बेटी के बारे में ऐसा सब कुछ कोई बाप कैसे सोच सकता है बाबा? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप अपनी बेटी का इस तरह से घटिया सौदा करके इतना खुश कैसे हो सकता है। ये कहकर आर्या थोड़ा रुकी और एक गहरी सांस भरकर आगे कहने लगी, इससे आज आपने साबित कर ही दिया कि आपने भले ही मुझे पाला परोसा हो, लेकिन आप मेरे असली बाबा हो ही नहीं सकते। सही कहा ना मैंने? आर्या की ये बात सुनकर नरेश एकदम तड़कते हुए बोला, अपनी जुबान पर लगाम दी लड़की। हाँ मैंने तुझे पाला परोसा है, तो क्या उसमें मेहनत नहीं लगती है? अरे उस अनाथ आश्रम की गंदी कोठरी से निकाल कर लाया था मैं तुझे, लेकिन आज देखो सारे एहसान भूल गई तो मेरे हूं। आर्या जो ये सब कुछ सुनकर पूरी तरह से टूटकर बिखर गई थी, उसने नरेश से कहा, एहसान? तो अब आपको अपनी उस झूठी परवरिश के एहसान की कीमत चाहिए, है ना नरेश साहब? तो ठीक है फिर बताइए मुझे कि आप कितने में गिरवी रखकर आए हैं मेरी कोक को? हाँ? आर्या ने ऐसा कहा और अपने आंसुओं को पोंछकर नरेश के जवाब का इंतजार करने लगी। नरेश, जिसकी आर्या से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, उसने थोड़ा हकलाते हुए जवाब दिया, 2 करोड़।
अपनी कीमत सुनकर आर्या के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई। उसने एक गहरी सांस भरी और वो कुछ सोचते हुए कहने लगी, ठीक है, तो आपको पैसे चाहिए ना, और साथ ही अपने मुझ पर किए गए एहसानों का भी हिसाब बराबर चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूं किसी अजनबी के बच्चे की मां बनने के लिए। ये सुनकर नरेश ने कहीं न कहीं एक राहत भरी सांस भरी। हालांकि ने उसने अभी तक आर्या से अपनी नजरें नहीं मिलाई थी। तो वही आर्या ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मगर मेरी एक शर्त है, उन पैसों के बदले मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। मुझे छुटकारा चाहिए, आजादी चाहिए इस सकस से और आपसे। 1 महीने बाद पेरिस। 1 महीने तक कुछ मेडिकल टेस्ट और डॉक्टर की कुछ अपॉइंटमेंट्स के बाद आर्या के साथ आईवीएफ का प्रोसेस कंप्लीट किया गया। जिसके बाद आज इस लग्जरी कार में बैठी हुई आर्या को पेरिस में ही मौजूद एक बड़े से आलीशान विला में ले जाया जा रहा था। कार उस विला के बड़े से अंदर इंटर होते ही उसकी कार के डोर को एक गार्ड ने ओपन किया और उसे बाहर आने का इशारा किया। मैम प्लीज। आर्या के लिए ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब था। उसने ये सब कभी भी किसी रियलिटी में क्या कभी अपने सपने में भी नहीं देखा था। उसके हाथ की बैंडेज अभी भी काफी सलीके से बंधी हुई थी। उसके गले में एक आर्म स्लिंग पाउच पोर्ट भी डला हुआ था। मगर आर्या को अपने हाथ का नहीं बल्कि एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, क्योंकि वो उस विला में अपने साइन किए हुए उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पूरे 9 महीने तक रुकना था। हालांकि उसने उस दिन से अपनी बाप यानी नरेश की शक्ल भी नहीं देखी थी, और न ही अब वो किस हालत में था, इस बात की आर्या कोई परवाह थी। इस 1 महीने में रोज एक नया चेहरा उसके सामने कार लेकर खड़ा रहता और उसे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट खत्म होने के बाद उसके घर पर ड्रॉप करके चला जाता। मगर आज आर्या के कदम जब उस विला में पड़े, तब एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसमें आर्या को एक अपनेपन का एहसास हो रहा था। उसने आर्या से कहा, वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग। मैम मैं आपकी केयर टेकर मैरी हूँ, स्पेशली इंडिया से ही आई हूँ। मुझे आपकी कंडीशन के बारे में सब कुछ बता दिया गया है। अब पूरे 9 महीने तक मुझे किस तरह से आपका ख्याल रखना है ये मुझे अच्छे से पता है। अरे आप ऐसे खड़ी मत रहिए, बैठिए ना। मैरी ने, जो लगभग 48 से 50 साल के बीच की एक स्वीट सी लेडी थी, उसने आर्या को लिविंग रूम के आलीशान से उस सोफे के ऊपर बैठने का इशारा किया, जिस पर आर्या ना चाहते हुए ही सही मगर बैठ गई। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो 24x7 में आपके लिए अवेलेबल हूं। आप बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी डर के मुझसे जो चाहे वो मांग सकती हैं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आपके हाथ में भी फ्रैक्चर है, तो आप मुझसे जो भी हेल्प मांगना चाहती है आराम कह सकती है। आर्या बड़े ध्यान से मैरी की हर एक बात को सुन रही थी। हालांकि उसने अभी तक मैरी को कोई भी रिस्पांस नहीं दिया था, मगर मैरी के चेहरे की मुस्कान इतनी असरदार थी कि आर्या को समझ आ गया कि उसे पहले से ही सब कुछ अच्छे से बता दिया गया था। आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए जूस लेकर रहती हूँ, मैरी ने कहा और वो किचन की ओर चली गई। मैरी के जाने के बाद आर्या अपनी आंखों को बड़ा कर करके उस आलीशान विला के इंटीरियर और आर्किटेक्चर को देखने लगी, जो काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा मॉडर्न भी लग रहा था। लेकिन आर्या ने वहां हर एक चीज बड़े ही ध्यान से देखते हुए अंदाजा लगा लिया कि वहां मौजूद चीजों की कीमत करोड़ों में थी। पता नहीं ये लोग कौन है, और कौन है ये आदमी जिसे अपना बच्चा पैदा करने के लिए इतने करोड़ रुपए पानी की तरह बहाने का शौक आया है। क्या बड़े लोग ऐसे ही होते हैं? आर्या अपने ही सवाल का खुद ही जवाब देते हुए आगे कहने लगी, मैं भी क्या कह रही हूँ, किसी भी गरीब की मजबूरी का कैसे फायदा उठाया जाए, ये इन करोड़पतियों से ज्यादा और कौन अच्छे से समझ सकता है। ये कहते कहते और अपने साथ चल रही इन सब बातों को सोच सोचकर आर्या की आंखें नम हो गई। इतने में उसकी कानों में मैरी की आवाज पड़ी, मैम ये लीजिए आपका फ्रेश ऑरेंज जूस। आर्या ने जब अपनी नजरें उठाकर मैरी को और फिर उसके हाथों में लगे उस जूस के गिलास को देखा, जिसे देखकर आर्या को एहसास हुआ कि उसका गला ना जाने कितनी देर से सूख रहा था। आर्या ने बिना ज्यादा सोचे समझे और बिना ज्यादा देर किए उस गिलास को उठाया और एक ही सांस में उस जूस को पीने की कोशिश करने लगी। जैसे आर्या ने इस जूस के गिलास को खत्म किया था, वैसे ही वो बस जल्द से जल्द इन 9 महीना को भी काट देना चाहती थी, और धीरे धीरे वक्त भी ऐसे ही उसके हाथों से फिसलता ही चला गया और देखते ही देखते 5 महीने यूं ही कट गए, जिसमें उसके हाथ के फ्रैक्चर की रिकवरी भी पूरी तरह से हो गई और उसका हाथ पहले की तरह ठीक हो गया। इस बीच आर्या उस विला के हर एक कोने से वाकिफ हो गई। आर्या भी इन बीते 5 महीनों में अपने अंदर पल रही उस नन्ही सी जान से एक अलग सा लगाव और जुड़ाव सा महसूस करने लगी। अकेले में टहलते टहलते, रात को सोने से पहले कुछ खाते हुए, कुछ देखते हुए, आर्या हमेशा अपने पेट पर हाथ फेरकर अपने पेट में पल रहे उस अंश से बातें करने की कोशिश करती रहती। तुम्हें पता है हम ह्यूमंस की बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। अभी मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, इसमें ही बेबी यानी तुम्हारी मसल्स और बोन्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे। देखो ये यहाँ इस बुक में लिखा भी है। आर्या ने अपने पेट पर हाथ फेरा और अपने हाथ में लगी हुई उस बुक को अपने साइड में सोफे पर रखते हुए कहने लगी,
मैं जानती हूँ तुम यही सोच रहे हो कि मैं इतनी सारी बुक्स क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे साइंस और खासकर बायोलॉजी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए मुझे बचपन से ही एक डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना था। आर्या कुछ सोचकर आगे कहने लगी, वैसे तुम्हारे पापा को देखकर तो लगता है, तुम्हारे पापा के आसपास मौजूद पैसों को देखकर तो लगता है कि वो तो शायद कोई माफिया या फिर कुछ ज्यादा पैसे वाले हैं। तो तुम ही बताओ, तुम्हें डॉक्टर पसंद है या फिर ज्यादा पैसे वाले लोग? ये सवाल करते हुए आर्या खुद में ही एकदम खामोश सी हो गई और फिर कुछ सोचते हुए कहने लगी, मैं भी तुमसे क्यों सवाल कर रही हूँ? तुम्हारा मेरी पसंद से क्या लेना देना है? क्योंकि इस दुनिया में बाहर आते ही तुम मुझसे या मेरी पसंद से क्या मतलब रखोगे? तुम्हें तो मुझसे पैदा होते ही से दूर कर दिया जाएगा, या ये कहूं कि मुझसे छीन लिया जाएगा। ये कहते ही आर्या ने प्यार से अपने पेट पर हाथ फेरने लगी। आर्या की आंखों में आंसू आ गए और वो उसकी आंखों से बहने लगे। इन्हीं बहते हुए आंसुओं के जैसे ही समय भी पानी की तरह बहता चला गया और पता भी नहीं चला। आर्या अपनी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कदम रखने वाली थी। अब उसे अपनी रोजमर्रा की चीजें करना भी काफी ज्यादा मुश्किल लगने लगा। जैसे कि अपने सामने टेबल पर रखी अपनी बुक्स उठाना भी अब उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। गार्डन में बैठी हुई आर्या अपनी सामने रखी टेबल से अपने लिए बुक उठा ही रही थी कि तभी मैरी ने उस बुक को उठाते हुए आर्या से कहा, लीजिए मैम, और आप प्लीज मुझे आवाज लगा दिया कीजिए। आप इस तरह से मत झुका करो, अब ये सब आपके लिए ठीक नहीं है। आर्या ने मैरी के हाथ से बुक ली और हल्के से मुस्कुराते हुए कहने लगी, इट्स ओके, ज्यादा दूर नहीं थी। ये कहते हुए उसकी नजर मैरी के हाथों में लगे उस सनफ्लावर फूलों के बुके पर गई। क्या ये फिर से? आर्या ने मैरी से पूछा ही थी कि तभी मैरी ने उस बुके को आर्या को देते हुए कहा, यस मैम, हर महीने की तरह से इस महीने भी आ गया। मैंने इस सनफ्लावर बुके देने वाले को पिछली बार की तरह इस बार भी रुकवा लिया था, लेकिन मैंने नोटिस किया कि हर महीने कोई नया लड़का ही आता है जिसे ना तो हिंदी आती है ना इंग्लिश। मैंने हमारे फ्रेंच गार्ड से पूछा कि वो लड़का क्या कह रहा है, तो उसने बताया कि उसे बस एक ऑर्डर मिला था और वो बस यहाँ पर वही देने के लिए आया है। पिछले महीने वाले उस लड़के ने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया था। मैंने इस बुके की चेकिंग भी करा ली है, इनमें बस एक नोट के अलावा और कुछ नहीं है, और उस नोट पर भी कुछ नहीं लिखा है, वो भी ब्लैंक है। आर्या ये सुनकर थोड़ी सोच में पड़ गई। मैरी ने आर्या से धीमी आवाज में कहा, अच्छा मैम, आपका सूप रेडी होने वाला होगा, मैं अभी आपके लिए सूप लेकर लाती हूँ। आर्या ने हाँ में अपना सिर हिलाया और मैरी वहां से अंदर चली गई। मैरी के जाने बाद आर्या उस बुके को बड़ी ध्यान से देखने लगी। फिर उसने फूलों के बीच में अटके हुए उस पिंक कलर के छोटे से नोट को बाहर निकाला और जब उसने उस नोट को खोला तब मैरी के कहने के मुताबिक वो नोट बिल्कुल खाली था, उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। पिछले 9 महीने से मुझे ये कौन भेज रहा है, और अगर भेजता भी है तो अपनी पहचान क्यों नहीं बताता? कौन है जो इन सूरजमुखी के फूल भेजता है? आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? आर्या उस नोट को आगे पीछे कर करके उसमें से कोई क्यों तलाशने की कोशिश करने लगी, मगर हार कर आर्या ने चिढ़ते हुए उन फूलों को और उस नोट को सामने टेबल पर पटक दिया और अपने हाथ में लगी बुक को पढ़ने लगी। कुछ देर बाद जब आर्या ने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिए तब उसने सामने से दूसरी बुक को उठाने की कोशिश की, मगर इस बार भी आर्या अपनी हैवी बेबी बम और खुद के थोड़े बढ़ चुके वजन की वजह से आगे झुकने के लिए थोड़ी सी मशक्कत करने पड़ी। इतने में अचानक से आर्या का ध्यान पास ही पड़े उस पिंक नोट पर गया, जिसमें अब आर्या को कुछ लिखा हुआ दिखाई देने लगा। तब आर्या ने जल्दी से उस नोट को उठाया और उसमें नीचे लिखे उन अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने लगी, मगर आर्या के हाथों में आते ही उस नोट में दिखाई देने वाले अक्षर फिर से गायब हो गए। अरे, अभी तो मैंने देखा था, इसमें कुछ लिखा था, अचानक से क्या हुआ? आर्या उस नोट को थोड़ा हाथों से साफ करते हुए और ऊपर नीचे कर करके देखने की कोशिश करने लगी, शायद मेरा ही वहम होगा। ऐसा कहकर आर्या ने जैसे ही उस नोट को दोबारा रखने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही उसमें लिखे हुए वो अक्षर फिर से दिखाई देने लगे, जिससे आर्या को समझने में देर नहीं लगी कि उस नोट में लिखा हुआ वो मैसेज सिर्फ सूरज की रोशनी में रिफ्लेक्ट कर रहा था। अच्छा, तो इसलिए ये बुके भेजने वाला मुझे सूरजमुखी के फूलों के जरिए एक हिंट दे रहा था, क्योंकि सूरजमुखी के फूल सूरज की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। ये कहते हुए आर्या धूप में उस नोट पर लिखे हुए उन अक्षरों को पढ़ने लगी, तुम अपनी मंजिल की बेहद करीब हो, आधा रास्ता तुमने पार कर लिया है, जो मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अब बस थोड़ा सा इंतजार और फिर तुम अपने परिवार से दोबारा मिल पाओगी। उस नोट में लिखे हुए उस मैसेज को पढ़कर आर्या झट से अपनी जगह पर खड़ी हो गई और जल्दी से विला के अंदर दौड़कर जाने लगी। उसे इस तरह से वो भी इस हालत में भागते हुए देखकर मैरी दौड़कर आर्या के पास आ गई और उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, ये आप क्या कर रही है मैम? क्या हुआ है आपको? आप ऐसे क्यों भाग रही है? मैरी के ऐसे कहने पर आर्या ने अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए कहने लगी, मैरी, मुझे अभी के अभी उस शॉप पर लेकर चलो जहां से फूल आए हैं, जल्दी चलो।
मैरी ने एक और बार आर्या का हाथ पकड़ा और कहने लगी, नो मैम, आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकती है। आप हॉस्पिटल के अलावा कहीं नहीं जा सकती है क्योंकि हमें परमिशन नहीं है, मैरी ने कहा और वो आर्या को शांत करने की कोशिश करने लगी। मगर आज आर्या अब कुछ भी सुनना और समझने की हालात में नहीं थी। उसे तो बस कैसे भी करके बाहर जाना था। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। मगर मैरी और उस विला में मौजूद कुछ और मैड्स आर्या को ऐसा करने से रोकने लगी। शांत हो जाइए मैम, आपके ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए प्लीज रिलैक्स, मैरी ने आर्या से कहा। लेकिन आर्या आज किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मेरा जाना जरूरी है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। इसी बीच आर्या की सांसें तेज चलने लगी, जिसके साथ ही उसके पेट में एक तेज दर्द की लहर उठी, जिससे आर्या तेजी के साथ एकदम चीख पड़ी। आह। एपिसोड 3। 7 साल बाद मुंबई। सुबह के समय यहाँ के एक बड़ी सी आलीशान इमारत में, जो कि एक ऑफिस की बिल्डिंग थी, वहाँ के एक मीटिंग रूम में एक काफी सीरियस मीटिंग चल रही थी। यहाँ एक आदमी अपनी प्रेजेंटेशन देते हुए थोड़ा सा घबरा रहा था। उस मीटिंग रूम में काफी अंधेरा था, जिसके बावजूद भी उस आदमी की नजरें सामने की चेयर पर बैठे उस शख्स पर बार बार जा रही थी, जिसकी तेज काली आंखें उस आदमी को बराबर नोटिस कर रही थी। उस अंधेरे में भी चमकते हुई उन आंखों को देखकर उस आदमी ने अपना गला खराशते हुए अपनी टाई को एडजस्ट किया और वो अपनी प्रेजेंटेशन आगे ड्राइव करने लगा। सामने बैठे उस आदमी ने अपनी उंगलियों को अपने होठों पर कुछ स्टाइल से रख रखा था। फिर उसने अपनी उंगलियों को टेबल पर बजाते हुए उस आदमी से कहा, मिस्टर शर्मा प्लीज। उसके इतना कहते ही प्रेजेंटेशन दे रहे मिस्टर शर्मा का गला सूखने लगा। व्हाट हैपन्स मिस्टर सूर्यवंशी? मिस्टर शर्मा के ऐसा पूछने पर उस मीटिंग हॉल में मौजूद सभी बोर्ड मेंबर्स की नजरें उस शख्स पर जम गई जिसे मिस्टर शर्मा ने अभी अभी मिस्टर सूर्यवंशी कहकर पुकारा था। सामने बैठा वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सूर्यवंशी ग्रुप का सीईओ ऋषभ सूर्यवंशी था। ऋषभ अपनी जेब में हाथ डालते हुए उठा। उसने अपनी गहरी ठंडी आवाज में कहा, कॉन्फिडेंट, जाकर अपनी कंपनी से कहना कि अगर वो लोग कहीं और पिच करने के लिए जाए तो मेरी तरह उनका टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले कहीं से कॉन्फिडेंट लेकर आए, तब कहीं प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने की हिम्मत रखें। गॉट इट? उसके इतना कहते ही तभी मीटिंग रूम की सारी लाइट्स ऑन हो गई। ऋषभ का इरिटेशन और गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखकर सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। तकरीबन 6 फुट की हाइट, अट्रैक्टिव फेस कट, हल्की सी क्लेफ्ट चिन, उसके ऊपर स्टेबल बियर्ड और एकदम फिट और अट्रैक्टिव बॉडी पोस्चर जो उसके ब्लैक फिटेड सूट और प्लेन व्हाइट शर्ट में भी अच्छे से शो हो रहा था। ऋषभ सूर्यवंशी की पर्सनैलिटी अच्छे से अच्छे एक्टर और मॉडल को टक्कर देने के लिए काफी थी, मगर इस वक्त ऋषभ के चेहरे पर जिस तरह का गुस्सा नजर आ रहा था, उस गुस्से को देखकर वहां मौजूद सारे बोर्ड मेंबर्स के चेहरे पर एक अलग ही टेंशन नजर आने लगी। प्रेजेंटेशन देने वाले मिस्टर शर्मा थोड़ा हकलाते हुए बोले, आई एम सॉरी सर, अगर आपको हमारी प्रेजेंटेशन में या फिर मुझमें कोई कमी दिखाई दे रही है तो मैं आपको दोबारा प्रेजेंटेशन दे सकता हूं, लेकिन प्लीज आप इस तरह से इस डील को कैंसिल मत कीजिए। उस आदमी के इतना कहते ही ऋषभ ने अपना हाथ हवा में उठाकर उसे बोलने से रोका और खुद उससे कहने लगा, डील तो कैंसिल नहीं होगी। इस बात को सुनकर सारे बोर्ड मेंबर्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और मिस्टर शर्मा के चेहरे पर भी एक उम्मीद भरी मुस्कान लौट आई। मगर इससे पहले कि उनकी टेंशन पूरी तरह से गायब हो पाती, उसके अगले ही पल ऋषभ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, डील तो कैंसिल हो चुकी है। इतना कहकर ऋषभ उस मीटिंग रूम से तुरंत बाहर निकलकर जाने लगा। उसे जाता हुआ देखकर मिस्टर शर्मा उसके पीछे गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, सर ऐसा मत कीजिए, मेरी बात सुनिए प्लीज सर, ऋषभ सर प्लीज। तभी ऋषभ के पीछे चल रहे उसके असिस्टेंट गैरी ने उसे रोकते हुए कहा, प्लीज मिस्टर शर्मा, डिसीजन ले लिया गया है। इतना कहकर गैरी भी ऋषभ के साथ केबिन से बाहर निकल गया। सर, आज आपकी 2 मीटिंग्स और एक इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ होटल में रात को डिनर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैरी ऋषभ को उसके आज के शेड्यूल के बारे में याद दिलाने लगा। ऋषभ जो अपने केबिन की तरफ आगे बढ़ते जा रहा था, उसने सिर्फ अपना सर हाँ में हिलाया और कहने लगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम मेरे लिए एक काफी स्ट्रांग ब्लैक कॉफी मंगवाओ। गैरी ने ओके कहा और अपने फोन में किसी को कॉल लगाते हुए ऋषभ की ब्लैक कॉफी ऑर्डर करने लगा। ऋषभ अपने केबिन के बाहर पहुंचा। उसने बस अपनी केबिन के डोर के हैंडल को टच ही किया था कि तभी उसका फोन रिंग होने लगा। ऋषभ ने अपने फोन निकाला और केबिन के अंदर इंटर होते ही उसने उस कॉल को पिक कर लिया। हेलो, बोलिए सुजाता जी। सामने से एक हड़बड़ाती हुई आवाज ऋषभ के कानों में पड़ी, सर वो शिवांश। सामने की टूटी फूटी बातें और खासकर कि शिवांश का नाम सुनकर ऋषभ की भौहें तन गई और उसने कुछ घबराते हुए पूछा, क्या हुआ शिवांश को, बोलिए क्या हुआ है। शिवांश का नाम और साथ में ऋषभ की तेज आवाज सुनकर गैरी के हाथों से उसका फोन फिसलकर नीचे गिर गया। यहां सामने से फिर से सुजाता की थोड़ी घबराती हुई आवाज आने लगी, सर आप बस जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाइए, जल्दी कीजिए।
ये सुनकर ऋषभ दौड़ते हुए अपने केबिन से बाहर निकला और दौड़ते हुए ही अपनी लिफ्ट की ओर बढ़ गया और उसके बटन को जल्दी जल्दी प्रेस करने लगा। इस दौरान ऋषभ ने अपने फोन में एक नंबर डायल किया और वो कहने लगा, हेलो डॉक्टर, इट्स एन इमरजेंसी। उसके इतना कहते ही लिफ्ट भी आ गई और ऋषभ लिफ्ट में चढ़ गया। लिफ्ट वहां से सीधा ग्राउंड फ्लोर के लिए चली गई। लाइफलाइन हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, यहाँ के पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहने खड़ी पतली लंबी सी लेडी डॉक्टर एक बच्चे को एग्जामिन कर रही थी। उस बच्चे को उसकी मां ने अपनी गोद ले रखा था, जिसकी उम्र लगभग 1-1.5 साल की लग रही थी और वो लगातार रोए जा रहा था। वो डॉक्टर स्टेथोस्कोप से उस बच्चे को अच्छे से चेक करने कर रही थी। उसके चेहरे पर एक सर्जिकल मास्क लगा था, जिस वजह से अभी इस वक्त सिर्फ उसकी गहरी भूरी आंखें ही दिखाई दे रही थी, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिसकी चमक ही कुछ अलग नजर आ रही थी। कल से जब से आपने इसका ट्रीटमेंट किया है तब से ये बहुत ठीक है। रात को तो बिल्कुल भी नहीं रोया, आराम से सो गया था, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया, ऐसे अचानक से रोने लगा। उस बच्चे की मां ने डॉक्टर को अपने बच्चे की कंडीशन बताते हुए ऐसा कहा। तब उस डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप को अपने कान से निकालते हुए उस बच्चे की मां से कहा, इट्स ओके, ही इज एब्सोल्युटली फाइन। अब डरने की कोई बात नहीं है, बस आज की ये ड्रिप खत्म होने के बाद में इसे डिस्चार्ज भी मिल जाएगा और फिर हमारा बेबी फिर से अपने घर पर जाकर मौज मस्ती करेगा, है ना? और फिर से मम्मा को रोज नए नए खेलकूद और शैतानियों से परेशान भी करेगा। सही कहा ना मैंने? हम डॉक्टर ने जैसे ही उस बच्चे के पेट पर गुदगुदी करते हुए उससे ये सारी बातें कही, वो बच्चा अपना रोना छोड़कर एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़ा, जिसे देखकर उस बच्चे की मां डॉक्टर से कहने लगी, डॉक्टर आर्या, आप ना बच्चों के लिए एकदम मैजिक जैसी है, देखो ना ये रोते रोते कैसे हंसने लगा। आर्या ने अपने चेहरे से मास्क को नीचे किया और मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्योंकि बच्चे सिर्फ प्यार के ही भूखे होते हैं। आप एक बार के लिए उन्हें कोई खिलौने मत दो, खाने को मत दो, पानी मत दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें बस थोड़ा सा प्यार और बस थोड़ा सा दुलार चाहिए होता है, और बस उसी से वो अपने सारे दर्द भूल जाते हैं, सारा गुस्सा, सारी परेशानियां भी भूल जाते हैं, बिल्कुल हमारे चैंप की तरह। आर्या ये कहकर उस बच्चे के लिए कुछ और प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ खड़ी नर्स को समझाने लगी। इतने में एक बोर्ड बॉय लगभग भागता हुआ आया और हौंफते हुए कहने लगा, डॉक्टर आर्या, एक इमरजेंसी है। आर्या बिना देर किए उस बोर्ड बॉय के साथ इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ गई। इन 7 सालों में आर्या पूरी तरह से चेंज हो गई थी। उसका चेहरे अब काफी हद तक चेंज हो गया था, उसके बाल भी अब थोड़े लंबे हो गए थे, मगर उसका शरीर बिल्कुल वैसे का वैसा ही था, पतला दुबला लेकिन एकदम परफेक्ट फिगर, जिसमें मिलाकर आर्या पहले से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत हो गई थी। आर्या की आंखों में भी पहले की तरह ना तो अब कोई डर था और ना ही कोई बेचैनी, बल्कि उसके चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट और उसकी हिम्मत साफ साफ झलक रही थी। आर्या जैसे ही इमरजेंसी रूम में इंटर हुई, उसने देखा कि एक 5 से 6 साल तक के बीच का एक बच्चा अपने पेट को पकड़कर जोर जोर से रो रहा था। आह, दर्द हो रहा है, आह, बहुत तेज दर्द हो रहा है, आह, प्लीज मूव, मुझे चेक करने दीजिए। आर्या ने ये कहकर सबको साइड किया और वो उस बच्चे को चेक करने लगी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? हाँ? आर्या ने बच्चे के पेट पर हाथ रखते हुए उसके पेन के एग्जैक्ट पॉइंट को जानने की कोशिश की, मगर वो बच्चा दर्द के वजह से कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं लग रहा था। आर्या ने उस बच्चे को ठीक से एग्जामिन किया, फिर कुछ सोचते हुए वो नर्स से कहने लगी, एक काम करो, जाकर ऑपरेशन थिएटर रेडी करो। आर्या की ये बात सुनकर वो बच्चा अब और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगे। नहीं, मुझे ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, आप मुझे वहां ले जाकर मेरा पेट काट दोगी, मुझे नहीं जाना। एक सेकंड, रिलैक्स। किसने कहा कि मैं तुम्हारा पेट काटूंगी? मैं बस तुम्हें एग्जामिन करने के लिए वहां लेकर जा रही हूं और कुछ नहीं। वो लड़का अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके आर्या को सवालिया नजरों से देखने लगा, जिस पर आर्या ने उसे समझाते हुए कहा, अरे डरो मत, वहां बस तुम्हारे मुंह में एक पाइप एडजस्ट करके उसके एक थ्रू एक छोटा सा कैमरा तुम्हारे पेट के अंदर डाला जाएगा, जिससे तुम्हारे पेट में कहाँ दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब पता चल जाएगा। क्योंकि तुम तो ये बता नहीं रहे हो ना, तो इसलिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? बिकॉज आई एम डॉक्टर। आर्या की बात सुनकर उस बच्चे ने अपना रोना और चिल्लाना पूरी तरह से बंद कर दिया और वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर बोला, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ लेफ्ट साइड में। आर्या उसके पेट को छूकर थोड़ा कुछ सोचते हुए कहने लगी, ओके, लेकिन तुम्हें तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना, क्योंकि वो नर्स तो इमरजेंसी रूम तैयार करने के लिए चली गई, अब तो हमें वो करना ही पड़ेगा। वो बच्चा और अपनी रोनी सूरत बनाकर आर्या को देखने लगा। तभी आर्या थोड़ा झुककर उस बच्चे के कान में धीरे से कहा, अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम ना मुझे ये बता दो कि तुमने ऐसा क्या खाया जिससे तुम्हारे पेट में दर्द हो गया है, तब मैं उन लोगों से मना कर सकती हूँ
तो चलो बताओ, तुमने कल रात से लेकर आज सुबह तक ऐसा क्या क्या खाया है जिससे तुम्हारी ये हालत हो गई है। उस बच्चे ने मासूमियत से अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे आर्या को सब कुछ बताने लगा। उसकी सारी बातें सुनकर आर्या के चेहरे की मुस्कान उतनी ही तेजी के साथ गायब होने लगी। उसकी आंखें बताने के लिए काफी थी कि आर्या को अभी कितना गुस्सा आने लगा था। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ हॉस्पिटल पहुंचा और दौड़ते हुए उस हॉस्पिटल के वीवीआईपी टॉप फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ गया और साथ ही वो उसके जल्दबाजी करते हुए बटन्स प्रेस करने लगा। लिफ्ट जैसे ही ऊपर जाकर टॉप फ्लोर की खोली, ऋषभ दौड़कर उस इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे की परेशानी और टेंशन बताने के लिए काफी थी कि ऋषभ अभी किस हालत में था। ऋषभ ने तुरंत ही उस इमरजेंसी रूम का दरवाजा एक झटके से खोल लिया। शिवांश। एपिसोड 4। आर्या उस बच्चे की रिपोर्ट्स पढ़ते हुए अपने सामने खड़े हुए उस शख्स को गुस्से घूरे जा रहे थी। वो आदमी जैसे ही कुछ बोलने के लिए हुआ वैसी ही आर्या ने उसे अपना हाथ दिखाते हुए बोलने से रोका और कहने लगी, ये क्या तरीका है मिस्टर? देखिए, मैं आपको नहीं जानती हूँ और ना ही मुझे आपको बहुत अच्छे से पर्सनली जानना है, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि आप अपने बेटे की तरफ से इतने केयरलेस और इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं। नहीं मतलब माना कि आपकी वाइफ आपके साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने बच्चों को बस रोज जंक फूड और बाहर के रेस्टोरेंट का ही खाना खिलाएंगे। अरे वो आपका बच्चा है, उसकी केयर करना आपकी जिम्मेदारी है। आर्या की बात खत्म होते ही उसके सामने बैठा वो शख्स जो अभी तक चुपचाप बैठा था, वो भी आर्या को गुस्से के टोन में ही जवाब देने लगा। देखिए डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी वाइफ हमारे किसी फैमिली इशू की वजह से घर छोड़कर चली गई है। मैंने उससे कहा भी था कि हमारे बेटे को अपने साथ लेकर जाए, लेकिन जब उसे अपने बेटे को खुद के साथ रखना ही नहीं है, तो मैं जैसी कंडीशन में रह रहा हूँ वैसी कंडीशन में ही तो मुझे उसे रखना पड़ेगा। मैं उसके लिए कोई 5 स्टार होटल का शेफ तो बुक नहीं कर सकता हूं ना। ये सब सुनकर आर्या को समझ ही नहीं आया कि उसे उस आदमी से क्या कहना चाहिए, इसलिए वो बस शांति से उसकी बातें सुनती रही और वो आदमी आगे कहने लगा, हाँ, मैं जानता हूं कि आपको मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होगी और मैं ये भी मानता हूं कि मेरी गलती है। बच्चों के लिए बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं भी मजबूर हूं डॉक्टर। मैं अगर काम नहीं करूंगा तो ये खाना भी कहाँ से आएगा? मेरे घर में कोई भी नहीं है, मगर शायद मेरी वाइफ को ये बात समझ में नहीं आएगी। उस आदमी ने एक गहरी सांस भरी और उसने अपनी बात आगे बढ़ाई, पर मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। आर्या ने अपना सिर हाँ में हिलाया और धीमी में आवाज में कहने लगी, आपका बच्चा ठीक है, उसे सीरियस फूड पॉइजनिंग हुई थी। उसे लगातार 3 दिन से हल्का हल्का पेट में दर्द था। उसने आपको बताया नहीं था, लेकिन अगर वो आज भी स्कूल में नहीं बताता तो शायद सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी। आई होप कि आप उसका आगे से अच्छे से ध्यान रखेंगे। आर्या ने कहा। उस बच्चे के फादर को उसकी रिपोर्ट्स देने लगी, जिसे लेकर वो आदमी थैंक यू कहकर आर्या के केबिन से बाहर चला गया। उसकी जाते ही आर्या अपनी चेयर पर कमर झुकाते हुए बैठ गई। आर्या कुछ सोचने लगी और फिर उसने ऊपर सीलिंग को देखते हुए खुद से कहा, पता नहीं ये कैसी माँ होती है जो अपने ही बच्चों को उनके हालातों पर छोड़ देती है। ऐसा कोई कैसे? ये कहते कहते आर्या रुक गई। आर्या ने टेबल पर रखे अपने पर्स की जिप को खोलो कर उसमें हाथ डालकर एक छोटी से कागज को बाहर निकाला। वो कोई आम कागज नहीं बल्कि एक अल्ट्रासाउंड की इमेज थी, जिसमें सफेद और काले रंग के धब्बों से एक बच्चे की आकृति साफ नहीं मगर हल्की हल्की नजर आ रही थी। उस रिपोर्ट पर आर्या ने जैसे अपनी उंगलियों को फेरा वैसे ही अचानक से उसके कानों में किसी छोटे बच्चों की रोने की आवाज गूंजने लगी, जिसे महसूस करते हुए आर्या ने अपनी आंखें कर ली और अपनी मुठिया भी कसकर बंद कर ली और वो उस आवाज को खुद के दिमाग से निकालने की कोशिश करने लगी। मगर वो आवाज आर्या के अंदर से कम होने के बजाय उसके कानों को इतनी चुभने लगी कि आर्या ने अपने कानों पर अपने हाथ रख लिए और जोर जोर से सांसें लेने लगी। कुछ देर बाद जब आर्या को वो आवाज महसूस होना बंद हुई तब जाकर उसने अपनी आंखें खोली। उसके माथे पर हल्की हल्की पसीने की बूंदी उभर आई थी और साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी भर आए थे। आर्या ने उस रिपोर्ट को बड़े ध्यान से देखते हुए कहा, अब तो तुम भी बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए होंगे ना। तुम्हारा तो सब अच्छे से ख्याल रखते होंगे ना। तुम्हें तो कभी किसी भी चीज की कमी महसूस भी नहीं होती होगी। आई विश कि तुम बिल्कुल ठीक होगे। ये कहते हुए आर्या की आंखों में भरे हुए वो आंसू उसकी गाल पर बहने लगे। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ जैसे ही उस हॉस्पिटल रूम के दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि 2-3 डॉक्टर और 3 से 4 नर्स और वार्ड बॉय थोड़ी परेशान दिखाई दे रहे थे और सबकी नजरें बेड के ऊपर बैठे हुए उस बच्चे पर बनी हुई थी, जहां एक औरत ने उस बच्चे को कसकर पकड़ा हुआ था और वो बच्चा उससे छूटने की कोशिश करते हुए लगातार चिल्ला रहा था, लिव मी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे कोई दवाई नहीं लेनी है। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? छोड़ो मुझे। उस लेडी ने उस बच्चे को और भी ज्यादा कसकर पकड़ते हुए कहा, शिवांश बाबा देखिए, बस एक इंजेक्शन ले लीजिए, फिर आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
फिर आपको कोई और दवाई खाने के लिए कोई नहीं पड़ेगी, प्लीज बाबा। ये बात कहने वाली कोई और नहीं बल्कि शिवांश की नैनी सुजाता थी, और शिवांश कोई और नहीं बल्कि ऋषभ सूर्यवंशी का इकलौता बेटा था। शिवांश ने अपना सिर घुमाते हुए देखा और तुरंत ही उसने अपने छोटे छोटे हाथों से उस नैनी के पेट पर गुदगुदी करना शुरू कर दिया, जिससे सुजाता की पकड़ शिवांश पर ढीली पड़ी और शिवांश उससे अपना हाथ छुड़ाकर बेड से उछलते हुए उस रूम में रखे सोफे पर जाकर खड़ा हो गया। शिवांश सोफे पर ही उछल उछलकर वहां खड़े सारे डॉक्टर्स को मुंह चिढ़ाने लगा। देखा, आप लोग मुझे बिल्कुल नहीं पकड़ पाओगे, जो भी करना है वो कर लो, मुझे कोई दवाई नहीं लेनी है, समझे आप सब। शिवांश की ये सारी बदमाशी देखकर दरवाजे के पास एकदम शांत खड़ा ऋषभ अपना सिर हिलाने लगा। वो मन ही मन अपने बेटे को इस तरह से उछल कूद करते हुए देखकर खुश होने लगा। गोल गोल बड़ी बड़ी प्यारी सी आंखें, खिलखिलाती हुई मुस्कान और अपने पापा ऋषभ सिल्की काले बाल। शिवांश बिल्कुल बाल गोपाल के नटखट रूप जैसा था। उसकी शरारती भी कुछ ऐसे ही थी, जिसे देखकर डॉक्टर और नर्स एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। मगर तभी उन डॉक्टर्स और नर्स की भीड़ के बीच शिवांश की नजरें ऋषभ पर पड़ी, जिसे देखकर वो फुर्ती से उस सोफे पर से कूदते हुए ऋषभ की ओर दौड़ने लगा। पापा। मगर इससे पहले कि शिवांश ऋषभ के पास पहुंचता, शिवांश की एकदम लड़खड़ाने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और शिवांश गिरने लगा। शिवांश। उसे इस तरह से बेहोश होते हुए देखकर ऋषभ तुरंत ही उसका नाम पुकारकर फुर्ती के साथ दौड़ पड़ा। उसने अपना बैलेंस खोकर बेहोश हो रहे शिवांश को जल्दी से अपनी हाथों में पकड़ लिया। शिवांश, शिवांश। ऋषभ ने जल्दी से बेसुध हो रहे शिवांश को बेड पर लिटा दिया। डॉक्टर्स भी जल्दी से उसे एग्जामिन करने लगे। साथ ही डॉक्टर ने शिवांश को एक इंजेक्शन भी लगाया, जिसे शिवांश कुछ देर पहले न लेने की जिद कर रहा था, और साथ ही एक आईवी ड्रिप भी लगा दी। कुछ ही देर में शिवांश एकदम गहरी नींद में सो गया, जिसके सोते ही ऋषभ जाकर शिवांश के पास ही उसके बेड पर बैठ गया। ऋषभ शिवांश को बड़े ध्यान से देखने लगा। अभी जो बच्चा बच्चा भागदौड़ और उछल कूद कर रहा था, उसे इस तरह से देखकर लग रहा था जैसे कि वो बच्चा और इस तरह से एकदम शांत और बेहोश लेटा हुआ बच्चा कोई और था, और उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो। लेकिन इस हालत में भी शिवांश अभी भी काफी प्यारा लग रहा था। उसकी भोली सी सूरत पर इतनी मासूमियत थी कि कोई भी पल भर में उसे देखकर पिघल जाए। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए ऋषभ उसके छोटे से हाथ को अपने हाथ में लेकर बैठ गया। पीछे से एक डॉक्टर आई और ऋषभ से धीमी आवाज में कहने लगी, डोंट वरी मिस्टर सूर्यवंशी, शिवांश ठीक है। मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था, क्या आप उसे अभी डिस्चार्ज करके मत लेकर जाए, लेकिन आपने शिवांश की जिद के आगे हमारे नहीं चलने दी। बच्चे तो जिद करते ही हैं मिस्टर सूर्यवंशी, लेकिन उसे पूरा करना या ना करना हमारे हाथों में होता है। डॉक्टर की बात खत्म होती ही ऋषभ अपनी गहरी आवाज में डॉक्टर से पूछने लगा, क्या हुआ है मेरे शिवांश को। ऋषभ के सवाल पर डॉक्टर उसे को समझाते हुए कहने लगी, आप चिंता मत कीजिए मिस्टर सूर्यवंशी, शिवांश को कुछ नहीं हुआ है। मैं आज भी उनका एक और ब्लड टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड भी एक और बार करा लेती हूँ। डॉक्टर की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि इस बार ऋषभ अपनी आवाज बढ़ाते हुए चिल्लाकर बोला, तो ये सब कब होगा। हाँ, कब करेंगे आप लोग ये सब, जब मेरे बेटे को कुछ। ऋषभ अपनी बात को अधूरा छोड़कर रुक गया और एक गहरी सांस भरकर आगे बोला, मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना, मैं इस हॉस्पिटल को यहां से उखाड़ कर फेंक दूंगा, और तुम लोग अब रहने ही दो। पिछले 3 दिन से तुमसे कुछ हुआ नहीं है तो आगे क्या करोगे, ऋषभ ने कहा, और अपना फोन निकालकर उसने गैरी का नंबर डायल किया। गैरी ने ऋषभ के कॉल को दूसरी ही रिंग में पिक कर लिया। हेलो सर। ऋषभ गैरी से बोला, शिवांश को किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की तैयारी करो। मेरा जेट अगले आधे घंटे में रेडी हो जाना चाहिए। हम आज ही यहां मुंबई से दिल्ली वापस जा रहा है। ऋषभ के ये कहने के चंद घंटों बाद ही वो अपने प्राइवेट जेट के अंदर गहरी नींद में बेड पर सो रहे शिवांश को ठीक से ब्लैंकेट से कवर कर रहा था। शिवांश के हाथों में अभी भी ड्रिप चढ़ी हुई थी और उसके सामने उसकी नैनी सुजाता और एक पर्सनल नर्स भी खड़ी हुई थी। ऋषभ ने शिवांश के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और वो उसके माथे को चूमते हुए जेट में बने उस बेडरूम से बाहर निकल गया और आकर सीट पर बैठ गया। क्या तुमने किसी पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट दिल्ली में हायर किया, ऋषभ ने काफी ठंडे लहजे में अपने सामने खड़े में गैरी से पूछा। गैरी ने अपने हाथ में लगे उस टैब को ऋषभ की तरफ घुमाते हुए कहा, यस सर, मैंने ये लिस्ट तैयार की है और आप बस। ऋषभ ने अपना हाथ गैरी को दिखाते हुए उसे वही बीच में रोका और कहने लगा, मुझे ये लिस्ट मत दिखाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने बच्चे के लिए इन सब का इंटरव्यू लेने के लिए बैठूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ बेस्ट चाहिए। गैरी अपने टैब में कुछ स्क्रॉल करके ऋषभ से कहने लगा, सर, मैंने जितने भी लिस्ट बनाई है वो सभी बेस्ट डॉक्टर्स ही है। और इस बार भी ऋषभ ने गैरी को बुरी तरह से घूरकर आगे बोलने से रोक दिया, जिस पर गैरी उसके कुछ कहने से पहले ही अपनी बात पलटते हुए बोला, मेरा मतलब है कि इनमें से एक नाम है जो ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है,
मगर इस समय दिल्ली के पीडियाट्रिक स्पेशलाइजेशन में सबसे ऊपर बढ़ रहा है। हालांकि डॉक्टर अभी 1 साल पहले ही फ्रांस से आए हैं, लेकिन उनका नाम अब धीरे धीरे बहुत बढ़ गया है। वो अभी तक जितने भी बच्चों का डायग्नोज कर चुकी है वो बच्चे। नाम क्या है? ऋषभ ने गैरी की बात को बीच में ही काटते हुए सीधा पूछा। जिस पर गैरी थोड़ा हकलाते हुए कहने लगा, आर्या, डॉक्टर आर्या। आप अगर हाँ कहेंगे तो मैं उनकी अपॉइंटमेंट का नाम सुनकर ऋषभ ने फिर एक बार गैरी को अपनी आईब्रो उठाते हुए तेज नजरों से देखने लगा, जिससे गैरी फिर से अपनी बात पर लड़खड़ाते हुए ऋषभ से बोला, मेरा मतलब है कि मैं उन्हें कल ही हमारे दिल्ली पहुंचने से पहले ही अपॉइंट कर लूंगा। गैरी की बात सुनकर ऋषभ ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वो जेट की विंडो से बाहर दिखाई दे रहे उन बादलों को देखने लगा जो चांद की रोशनी पड़ने से काफी ज्यादा खूबसूरती से चमक रहे थे, जिन्हें देखकर ऋषभ ने ठंडी सांस भरते हुए कुछ सोचने लगा। डॉक्टर आर्या। उधर दिल्ली के हाईवे पर एक कार में जोर से ब्रेक लगा और पीछे चल रही गाड़ियां भी उसके पीछे रुक जोर जोर से हॉर्न बजाने लगी। कार में बैठी आर्या, जो इस वक्त अपने कार के ब्लूटूथ से कॉल पर बात कर रही थी, वो कहने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने उनसे कल का क्यों कहा? मैंने तो तुमसे कहा था ना कि अभी हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए। विजय, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अभी हमारा रिलेशनशिप इतना भी आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है कि मैं तुम्हारी फैमिली से मिलूं, और वो भी तुम्हारी मॉम से। ये कुछ एक ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है। आर्या की बात खत्म होते ही सामने से एक भारी हस्की वॉइस में विजय ने कॉल पर कहा, जल्दी कहाँ है? तुम जानती हो ना, हम दोनों को डेट करते हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं। तो क्या मैं तुम्हें अभी भी अपनी फैमिली से नहीं मिलवा सकता? तो फिर कब मिलूंगा? आर्या ने विजय की बात काटते हुए कहा, 3 साल नहीं हुए, 6 महीने में। 3 साल पहले बस हम मिले थे और बस फ्रेंड्स थे। विजय आर्या की बात में हामी भरते हुए बोला, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब मुझसे ये लंबा इंतजार अब नहीं होगा आर्या। देखो, इससे पहले कि तुम मुझे बाकी लड़कों की तरह फ्रेंड जोन कर दो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। मैं तुम्हें शादी करने के लिए प्रपोज कर चुका हूँ आर्या, तो तुम्हें मेरी फैमिली में मिलने से क्या प्रॉब्लम है? आर्या अपना सिर हिलाते हुए विजय की बात का जवाब देने लगी, प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और तुम भी तो यहाँ नहीं हो ना, तुम भी तो अभी ऑस्ट्रेलिया में हो। तो फिर तुम्हारे बिना तुम्हारी फैमिली से मिलने का क्या मतलब बनता है विजय? आर्या की बात पर विजय हंसते हुए बोला, मेरी फैमिली कोई राक्षस या भूतों की फैमिली में से नहीं है। वो एकदम नॉर्मल इंसान है, जो दिखते हैं, और तुम उन्हें अपनी आंखों से भी देख सकती हो। और दूसरी बात, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। आर्या ने एक गहरी सांस भरी और वो विजय से कहने लगी, विजय, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। अभी तो तुम मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो। अभी कितना कुछ है मुझे तुम्हें अपने बारे में बताने के लिए, और तुम हो कि मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हो। विजय ने आर्या की बात को काटते हुए कहा, मैंने जितना तुम्हें जानना था मैं तुम्हें जान चुका हूं। तुम एक लड़की हो, वो भी बहुत ही खूबसूरत लड़की, जो मुझे पसंद है। उसके आगे अब मुझे कुछ और नहीं जानना। कल तुम मेरी मॉम से सुबह 10 बजे मिल रही हो, और अब इसके आगे अब कोई और बहस नहीं होगी, ओके? आर्या ने ये सुनकर विजय का कॉल कट कर दिया, मगर आर्या ने देखा कि विजय का कॉल उसे फिर से आने लगा। आर्या ने उसके कॉल पिक किया तो सामने से विजय आर्या से कहने लगा, अरे ये क्या, तुमने तो फोन ही डिस्कनेक्ट कर दिया। कम से कम तुम्हें ठीक से बाय तो बोलने दो। आर्या इस बात को सुनकर अपनी आंखें घुमाए। सामने से विजय थोड़ा हंसते हुए आर्या ने कहने लगा, हाँ मैं जानता हूं कि तुम अभी अपनी आंखें घुमा रही होगी, लेकिन मैं फिर भी क्या करूं, मुझे तुम्हारी यही सब चीजें तो पसंद है। आई लव यू आर्या, आई लव यू सो मच। चलो बाय, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझे आई लव यू टू बोलो। मैं इतना भी लकी नहीं हूं, और पता नहीं मुझे इसे सुनने के लिए मुझे अभी और कितने साल तक वेट करना पड़ेगा, इसलिए तो मैं अब और वेट नहीं करना चाहता। चलो बाय। बदले में आर्या ने भी बाय कहा और विजय का कॉल कट हो गया। आर्या कार की विंडो से सामने आसमान में दिखाई दे रहे उस चांद को देखने लगी। पता नहीं विजय, तुम क्यों मेरी लाइफ में आए? क्योंकि शायद तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हारी लायक नहीं हूं। इसलिए डरती हूं कि जब तुम्हें वो सच पता चलेगा, तब शायद तुम खुद ही मुझसे बोल दोगे कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, और वही हम दोनों के लिए ठीक रहेगा। आर्या ने कहकर एक गहरी सांस भरी और अपनी कार को फिर से स्टार्ट करके वो उसे आगे बढ़ाकर वहां से जाने लगी। एपिसोड 5। अगले दिन विजय ने आर्या को उसके घर से निकलने से पहले ही सुबह 8 बजे एक कैफे का एड्रेस सेंड कर दिया, जिसके लिए आर्या अपना जीपीएस सेट करके उस कैफे के लिए कार से निकल पड़ी। आर्या के चेहरे पर आज काफी ज्यादा बेचैनी नजर आ रही थी, मगर फिर भी आर्या के चेहरे की खूबसूरती और भी ज्यादा निखर कर आ रही थी। अपनी कार को बड़े ध्यान से और सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए आर्या जल्द ही उस कैफे की लोकेशन तक पहुंच गई। उसने कैफे के बाहर अपनी कार को पार्क किया और वो कैफे के अंदर एक गहरी सांस भरकर जाने लगी। आर्या ने विजय की मां को पहले भी कुछ फोटोज में देखा हुआ था, इसलिए वो कैफे के अंदर जाकर की हर टेबल पर बैठे हुए शख्स को नोटिस करने लगी।
मगर उसे विजय की माँ कहीं नजर नहीं आए। विजय की मम्मी अभी तक आई नहीं, या फिर कहीं मैं ही जल्दी आ गई हूँ। उन्होंने मुझे 10 बजे का टाइम दिया था और अभी 9:30 बजे। चलो थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ। ये कहते हुए आर्या एक खाली टेबल पर जाकर बैठ गई। उसकी बैठते ही एक वेटर उसके पास आया और उससे उसका ऑर्डर पूछने लगा। आर्या पहले से ही काफी ज्यादा थकी हुई और काफी ज्यादा नर्वस लग रही थी, इसलिए उसने अपने लिए एक स्ट्रांग ब्लैक कॉफी ऑर्डर कर दी, जिसे कुछ देर बाद आर्या शांति से बैठकर पीने लगी। आर्या अपनी कॉफी पी ही रही थी कि तभी उसके फोन पर हॉस्पिटल से कॉल आने लगा, जिसे देखकर आर्या ने थोड़ी हैरानी के साथ उस कॉल को पिक कर लिया, जो नंबर आर्या की फोन स्क्रीन पर डीन के नाम से शो हो रहा था। तब सामने से डीन की भारी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। हेलो डॉक्टर आर्या, आप कहाँ हैं? आप हॉस्पिटल आ रही है ना? इस आवाज को सुनकर आर्या अपनी धीमी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग डॉक्टर अग्रवाल। हाँ, मैं निकल गई हूँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे अभी एक पर्सनल काम है। क्या हुआ, आपने मुझे इस तरह से पर्सनली कॉल किया? बताइए मुझे, अगर कुछ अर्जेंट है तो। आर्या ने जब डीन ये पूछा, तब सामने से डीन ने अपनी भारी आवाज में आर्या से कहा, वो क्या है कि एक स्पेशल केस है जिसे आपको हैंडल करना है। थोड़ा अर्जेंट है, इसलिए आप थोड़ा जल्दी आ जाइए। आर्या ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं हूँ, मैं लगभग 20 मिनट में पहुंच जाऊंगी डॉक्टर। ऐसा कहकर आर्या फोन कट किया और वो तुरंत अपना बिल पे करके कैफे से बाहर निकल गई। आर्या अपनी कार में बैठी और उसने अपनी कार को हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ अपनी कार की बैक सीट पर बैठकर अपने फोन में कुछ टाइप कर रहा था। उसके पास ही बैठा हुआ शिवांश कार की विंडो से बाहर देखते हुए ऋषभ से बोला, पापा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ऋषभ ने शिवांश को देखते हुए कहा, हम तुम्हारा चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। शिवांश ने अपनी आंखें घुमाई और अपने हाथ बांधते हुए ऋषभ से कहने लगा, फिर से? लेकिन मैं आपसे कह चुका हूं ना कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस कभी कभी मुझे लो फील होता है और मैं बेहोश जाता है और ज्यादा कुछ नहीं। ऋषभ ने शिवांश को अपने करीब किया और कहने लगा, तुम्हारे उसे कभी कभी लो फील करने की वजह से ही हमें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। एक बार डॉक्टर तुम्हें ठीक से चेक कर ले, फिर हमें रोज रोज हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, ओके? शिवांश ने ऋषभ का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए अपनी नाक चढ़ाकर ऋषभ से कहा, पर पापा यू नो ना, मुझे हॉस्पिटल पसंद नहीं है, मुझे डॉक्टर्स भी नहीं पसंद नहीं है। वो बात बात पर इंजेक्शन लगाते हैं, ये देखो अभी भी ये ड्रिप नहीं निकाली है, मुझे इसमें पेन होता है। अगर मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो फिर वो मुझे मेरे दूसरे हाथ पर ड्रिप लगा देंगे और साथ में खूब सारे इंजेक्शन और खूब सारी दवाइयां भी देंगे, इसलिए मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पापा। शिवांश ने ये सब कहा और उसने एक प्यारा सा मुंह बनाकर ऋषभ का हाथ पकड़कर उससे कहने लगा, क्या आप अपने मासूम से बेटे से प्यार नहीं करते? प्लीज मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। हाँ, अगर आपको मुझे हफो हॉस्पिटल लेकर जाना है तो आप मुझे हफो होटल ले चलिए, वहां हम दोनों अच्छे से लंच और डिनर करेंगे। या फिर आप मुझे हफो होम ले चलिए, वहां आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करना, जो आप बिल्कुल नहीं करते हो। लेकिन मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, प्लीज पापा। ये सब कहने के बाद शिवांश ने अपनी पलकें तेजी से लगातार झपकाते बड़े ही क्यूट अंदाज में ऋषभ की ओर देखने लगा। ऋषभ शिवांश की इस रिक्वेस्ट को बड़ी आसानी से मान सकता था और अगर उसकी जगह कोई भी होता वो भी आसानी से पिघल जाता, मगर फिर ऋषभ से अपने आप को थोड़ा मजबूत बना लिया। उसने अपनी गहरी आवाज में शिवांश से कहा, शिवांश मैंने कहा ना, आज तुम्हारी ये सारी ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। तुम पहले भी ये सब कुछ करके अपनी हेल्थ इतनी ज्यादा बिगाड़ चुके हो, इसलिए अब और बहाने नहीं, आज तुम्हें हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा और डॉक्टर से चेकअप कराना ही पड़ेगा। इतना कहते हुए जैसे ही उसने शिवांश के सिर पर हाथ फेरने के लिए अपना हाथ उठाया, शिवांश ने उसके हाथ को पकड़कर ऋषभ की तरफ अपनी आंखें छोटी करके बोला, नो, कोई जरूरत नहीं है इतना प्यार जताने की। आप अपने बेटे से प्यार करते ही नहीं हो, इसलिए ये सब कुछ करके मुझे बहलाए मत। शिवांश ने अपने गालों को फुलाया और अपने हाथ बांधते हुए गुस्से में ऋषभ से मुंह फेर कर बैठ गया। ऋषभ शिवांश की बात पर थोड़ा दुखी तो हुआ था, मगर फिर भी उसने शिवांश से कहा, तुम्हें भी जितना नाराज होना है तो हो लो, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए है और मैं तुम्हारी हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारा ये मुंह फुलाना ही ठीक है। कुछ देर बाद ऋषभ की BMW कार लाइफ लाइन हॉस्पिटल बाहर आकर रुकी। ऋषभ ने शिवांश को अपनी गोद में लिया और हॉस्पिटल के अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे ऋषभ के 2 बॉडीगार्ड और गैरी भी चलने लगा। गैरी ने वहां की लिफ्ट के सामने जाकर बटन प्रेस करते हुए ऋषभ से कहा, सर मैंने हॉस्पिटल के डीन को पहले इन्फॉर्म कर दिया है, उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने डॉक्टर आर्या को इन्फॉर्म कर दिया है, वो अभी कुछ ही देर में आती होगी। ये बात सुनकर ऋषभ गैरी को घूरते हुए कहा, आती होगी से मतलब है तुम्हारा, क्या वो अभी यहाँ नहीं है? गैरी ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए ऋषभ की बात का जवाब दिया, वो क्या है ना सर,
कि डॉक्टर आर्या का टाइम सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक का है और अभी 10 बजने में थोड़ा टाइम है। लेकिन डीन ने खुद उन्हें पर्सनली फोन करके बुला लिया है। वो रास्ते में ही है। डीन ने मुझे मैसेज करके बता दिया है, वो आती ही होगी। ऋषभ ने बिना कुछ कहे अपना सिर हाँ में हिलाया और वो सभी लिफ्ट के आते ही लिफ्ट में चढ़ गए और लिफ्ट उस हॉस्पिटल के वीआईपी फ्लोर यानी टॉप फ्लोर पर जाने लगी। दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम में फंसी आर्या को गाड़ियों के हॉर्न का शोर काटने को दौड़ रहा था। शट अप, तुम्हारे हॉर्न बजाने से ट्रैफिक कुछ ज्यादा जल्दी थोड़ी ना खत्म हो जाएगा, इडियट्स। उसने ये कहते हुए अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा। सुबह के 10:10 हो चुके थे। टाइम देखकर आर्या ने अपने हाथों को स्टीयरिंग व्हील पर जोर से मारा लिया। उसकी सिचुएशन से साफ था कि उसे अभी कितना फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आ रहा था। लाइफलाइन हॉस्पिटल, यहाँ शिवांश जो उस हॉस्पिटल रूम के बेड पर अलती पालती मारकर बैठा हुआ था, वो बार बार अपनी आंखों की पुतलियों कभी राइट में घुमाता तो धीरे धीरे कभी लेफ्ट में। शिवांश अपने सामने टहल रहे ऋषभ को देख रहा था, जो बार बार कभी अपनी रिस्ट वॉच में तो कभी अपने फोन में टाइम देखकर बस गुस्से से गहरी गहरी सांस भरने में लगा हुआ था। शिवांश जो उसे इस तरह से गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बड़ी ध्यान से देख रहा था, वो कुछ सोचते हुए मन में कहने लगा, मुझे लगता है कि ये जो डॉक्टर आने वाली है ये अपने टाइम पर नहीं है और लगता है इस वजह से आज वो पापा से डांट खाएंगी। वैसे डांट पड़नी भी चाहिए, इतना लेट कौन आता है? हमें भी तो स्कूल में टीचर से डांट पड़ती है, लेकिन डॉक्टर का टीचर कौन होता है? डॉक्टर आर्या को कौन डांटेगा? ये सब कहकर शिवांश अपनी छोटे से दिमाग को कुछ सोचते हुए उसे दौड़ाने लगा। तो वही ऋषभ गुस्से में गैरी के पास गया और अपने दांत पीसते हुए बोला, कहाँ है ये डॉक्टर आर्या? टाइम देखा तुमने? ये लड़की अपने टाइम को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और तुम कह रहे हो कि ये बेस्ट डॉक्टर है। गैरी हकलाते हुए ऋषभ से कहने लगा, नो सर, मुझे लगता है कि आज कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, वरना डॉक्टर आर्या। ऋषभ ने गैरी की बात काटते हुए कहा, क्या तुम उसे पर्सनली जानते हो जो तुम इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो? इस सवाल पर गैरी के पास कोई जवाब नहीं बना और वो बस अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया। इतने में उस रूम का दरवाजा खोलकर हॉस्पिटल के डीन, कुछ जूनियर डॉक्टर्स और कुछ नर्सेज इंटर हुए। हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर राकेश अग्रवाल ऋषभ की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोले, गुड मॉर्निंग मिस्टर सूर्यवंशी, नाइस टू मीट यू। ऋषभ ने बड़े ठंडे तरीके से अपना हाथ डॉक्टर अग्रवाल से मिलाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, मगर ये क्या तरीका है? कहाँ है आपकी डॉक्टर आर्या? मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया था ना, तो ऐसे वेट करने का क्या मतलब बनता है? ऋषभ की बात का जवाब देते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर सूर्यवंशी। डॉक्टर आर्या अपनी काम और अपने टाइम को लेकर काफी ज्यादा पंक्चुअल है, लेकिन आज मैंने जब उन्हें दोबारा कॉल किया तब उन्होंने बताया कि वो ट्रैफिक जाम में फंस गई है, पर आप चिंता मत कीजिए, वो जल्दी आती ही होगी। ऋषभ ने बिना कुछ कहे अपना सिर हाँ हिलाया और वो अपनी जेब में हाथ डालकर शिवांश के बेड के पास जाने लगा। तभी ऋषभ का फोन रिंग हुआ। ऋषभ ने अपने फोन की डिस्प्ले को देखा तो उसकी भौहें तन गई। उसने कुछ सोचते हुए उस कॉल को पिक किया। हेलो बुआ जी। सामने से एक लेडी जो ऋषभ की बुआ कविता थी, उनकी थोड़ी घबराती हुई आवाज आई, हेलो ऋषभ, कहाँ हो तुम? ऋषभ ने फोन पर कहा, क्यों, क्या हुआ बुआ जी? कविता ने ऋषभ से कहा, मुझे लगा कि तुम बिजी होंगे या फिर शिवांश को लेकर थोड़ा फिक्र में होंगे और ऊपर से मुंबई में हो, पर फिर मैंने आज सुबह घर पर सुजाता को देखा, इसलिए तुम्हें कॉल किया। तुम जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। कविता की बात खत्म होते ही ऋषभ में थोड़ा सोचते और धीरे से कहा, ठीक है, तो मैं अभी आता हूं। ऋषभ ने इतना कहा और कॉल को कट कर दिया। गैरी को सारे इंस्ट्रक्शन देकर ऋषभ उस वीआईपी बार से बाहर निकलकर जाने लगा। तभी उसके पीछे पीछे शिवांश भी रूम से बाहर आ गया, मगर उससे पहले ही गैरी ने शिवांश का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आप कहाँ जा रहे बाबा? आप यही वेट कीजिए, डॉक्टर अभी आती होगी। भूल गए अभी सर क्या कहकर गए हैं? जब तक वो वापस नहीं आते तब तक नो मस्ती, ओके चलिए। ऐसा कहकर गैरी शिवांश को रूम के अंदर वापस ले जाने लगा। इस बीच शिवांश ने अपने दिमाग में कुछ खुराफात सोचते हुए गैरी का हाथ पकड़कर खींचा और उससे कहने लगा, अरे रोको डायरी अंकल। गैरी झुका और शिवांश को सही करते हुए बोला, कितना बार बोलना पड़ेगा? डायरी नहीं गैरी, गैरी नाम है मेरा। शिवांश ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, वो जो भी हो, मगर अभी मुझे पी आई है। गैरी ने मुंह बनाकर पूछा, क्या आई है? शिवांश ने अपना माथा पीटते हुए कहा, अरे पी मतलब सुसु, सुसु आया है मुझे। शिवांश की बात सुनकर गैरी हल्के से मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ तो क्या हुआ, चलो रूम में टॉयलेट है, वहां चलते हैं। गैरी ने ये कहा और वो शिवांश का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाना की कोशिश करने लगा, मगर इस बार भी शिवांश ने गैरी का हाथ खींचते हुए कहा, लेकिन मुझे बहुत तेज आई है, इसलिए मुझे वहां जाना है, उस वाले वॉशरूम में।
शिवांश ने ऐसा वहीं कॉरिडोर में बने एक बाथरूम की तरफ इशारा कर दिया। इससे पहले कि गैरी शिवांश को मना कर पाता, उतने में शिवांश गैरी से अपना हाथ छुड़ाकर उस टॉयलेट की तरफ भागा और जल्दी से उस टॉयलेट के अंदर चला गया। वहीं गैरी वहीं उस टॉयलेट के बाहर खड़े होकर शिवांश का वेट करने लगा। एपिसोड 6। ऋषभ जैसे ही हॉस्पिटल की लिफ्ट से अपनी कान पर फोन लगाए बाहर निकला, तभी उस खाली पड़े कॉरिडोर में किसी के सैंडल की तेज आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर अंदाजा हो रहा था कि कोई लड़की अपने तेज कदमों से लगभग भागते हुए लिफ्ट की ओर आ रही थी। ऋषभ ने उस आवाज को सुनकर अपनी नजरों को घुमा लिया। तब उसने देखा कि एक लड़की गहरे हरे रंग की साड़ी पहने भागते हुए लिफ्ट की ओर आ रही थी। वो लड़की आई और तेजी से ऋषभ करीब से निकलते हुए लिफ्ट के अंदर चली गई। ऋषभ उस बंद होती लिफ्ट में उस लड़की के चेहरे को बस देखता ही रह गया। उसकी गहरी भूरी आंखें, लंबा चेहरा, उसके खुले हुए बाल, जिन्हें वो लड़की लिफ्ट में चढ़ने के साथ ही अपने दांतों के बीच दबे एक काले रबर बैंड से उन्हें बांधने लगी थी। इसीलिए उसने ऋषभ के ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। उस लिफ्ट के डोर क्लोज हुए और वो लिफ्ट टॉप फ्लोर के लिए ऊपर चली गई। उसके जाने के बाद ऋषभ ने भी खुद के ख्यालों को झटका और वो फोन पर अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए हॉस्पिटल की उस वीवीआईपी एग्जिट की ओर बढ़ गया। यहां लिफ्ट में टॉप फ्लोर पर जाते हुए आर्या अपने बालों को ठीक से बांध चुकी थी। उसने एक गहरी सांस भरी और अपने पस को चेक करते हुए कहने लगी, एक सेकंड, मेरा स्टेथोस्कोप कहाँ चला गया? मैंने घर से निकलते हुए लिया था। ओह नो, लगता है जल्दी में भूल गई। अब रूम में जाकर लेना पड़ेगा, वरना आज डीन के सामने इंसल्ट हो जाएगी कि डॉक्टर होकर अपना स्टेथोस्कोप को कौन भूलता है। आर्या ने ये कहकर लिफ्ट में 4th फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट 4th फ्लोर पर पहुंची, जिससे आर्या बाहर निकलकर तेजी से अपने केबिन की ओर बढ़ गई। आर्या ने जल्दी से अपने केबिन का डोर खोला और टेबल पर अपने स्टेथोस्कोप को ढूंढने लगी। कहाँ गया? कल तो यही रखा था। आर्या अपने स्टेथोस्कोप ढूंढते हुए परेशान हो ही रही थी कि इतने में उसने सामने रखी अपनी चेयर को कुछ हिलते हुए महसूस किया। उस चेयर का फ्रंट पीछे दीवार की तरफ था, इसलिए आर्या उसे कुछ कुछ हिलता हुआ नोटिस करते हुए बड़े ध्यान से देखने लगी। तभी एक छोटे सा साइड से बाहर आया और उसने टेबल को पकड़कर अपनी ग्रुप बनाए, जिसे देखकर आर्या एकदम से चौंक गई। इससे पहले कि आर्या कुछ सोच पाती या फिर जोर से चिल्ला पाती, वो चेयर एकदम से घूम गई और आर्या सामने देखकर पूरी तरह से शॉक रह गई। सामने शिवांश बड़े ही स्टाइल में आर्या की चेयर पर उसके स्टेथोस्कोप को गले में डालकर बैठा हुआ था। उसने अपने हाथों में एक पेन भी पकड़ रखा था। देखने में शिवांश अभी बिल्कुल किसी सीरियस और पैशनेट डॉक्टर का मिनी वर्जन लग रहा था। आर्या ने इन कुछ ही सेकंड्स में शिवांश को बड़े अच्छे से नोटिस कर लिया। उसकी बड़ी बड़ी और घनी पलकों वाली आंखें, उसकी छोटी सी नाक, पतली गुलाबी होंठ और गोल गोल गाल, जिन्हें देखकर आर्या एक पल के लिए शिवांश को बस यूं ही दिखती रह गई। ओके, तो क्या आप ही है डॉक्टर आर्या? उस मीठी सी पतली आवाज को सुनकर आर्या अपने होश में वापस आए और अपना सिर हाँ में हिलाते हुए शिवांश से कहने लगी, यस, मैं ही हूँ डॉक्टर आर्या। क्यों, क्या हुआ? शिवांश ने आर्या को अपनी कोहानियां टेबल पर टिकाकर बड़े ही एटीट्यूड और बड़े ही स्टाइल से ऊपर से नीचे तक देखा। आर्या को शिवांश का इस तरह से स्कैन करना बड़ा प्यारा लग रहा था, इसलिए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। आज तक आर्या को जितने भी बच्चे से मिले थे, किसी ने भी उसे इस तरह से नहीं देखा था। क्या तुम यहाँ पर पेशेंट हो? आर्या ने शिवांश के हाथ पर लगी आईवी ड्रिप को देखते हुए पूछा, जिसके जवाब में शिवांश ने ना में अपना सिर हिलाया और वो उस चेयर से उतरकर के आर्या के पास आते हुए कहने लगा, नो, मैं इस हॉस्पिटल का तो पेशेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरे पापा मुझे यहाँ पर डॉक्टर आर्या यानी आपसे ट्रीटमेंट दिलवाने के लिए लेकर जरूर आए थे, मगर आप लेट हो डॉक्टर आर्या। शिवांश ऐसा कहते हुए आर्या के इर्द गिर्द और गोल गोल घूमे जा रहा था। आर्या शिवांश को अपने आसपास इस तरह से घूमते हुए देखकर अपना सिर और अपनी गर्दन घुमाते हुए बड़े ध्यान से उसे नोटिस करते हुए बोली, ओके, तो मेरे लिए लेट आने पर क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है, या फिर तुम मुझसे नाराज हो, या तुम्हारे पापा मुझसे नाराज है? आर्या के सवाल पर शिवांश ने अपने हाथों को बांधा और आर्या के जस्ट सामने खड़ा होकर उससे कहने लगा, पापा का तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर हूँ नाराज, क्योंकि आप बहुत लेट आए हो, और लेट आने की और हर गलती की एक पनिशमेंट होती है, जैसे हमें स्कूल में मिलती है और घर पर भी कभी कभी बिल्कुल वैसे ही। आर्या शिवांश की सारी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी, जिसे देखकर शिवांश अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके आर्या से कहने लगा, आप अभी भी मुस्कुरा रहे हो? अरे आपने गलती की है? ओह, तो क्या गलती करके मुस्कुराना अलाउड नहीं है? मैंने सच में गलती की है। ओके, आर्या ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए शिवांश से कहा, जिस पर शिवांश अपने कानों में स्टेथोस्कोप लगाते हुए आर्या से कहने लगा, नो, नोट अलाउड, टीचर डांटती है। वो कहती है, अगर आप गलती करते हो तो उसके लिए सीरियस होना चाहिए। आप सीरियस हो? आर्या अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहने लगी, हाँ, मैं बहुत सीरियस हूँ।
और आई एम सॉरी कि मैं लेट हो गई, थोड़ा सा। आर्या ने ऐसा कहा और वो अपने कान पकड़कर शिवांश की तरफ बिल्कुल सीरियस फेस बनाकर खड़ी हो गई। शिवांश उस स्टेथोस्कोप को बड़े ध्यान से देखते हुए आर्या की तरफ अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, ऐसे कान पकड़ने से काम नहीं चलेगा, आपको पनिशमेंट तो मिलेगी। आर्या को शिवांश की ऐसी क्यूट क्यूट सी बातों पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए शिवांश से कहा, ओके, मैं किसी भी पनिशमेंट के लिए रेडी हूं, तो फिर मुझे क्या करना होगा? शिवांश ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कुछ सोचा और वो अपने हाथ बांधकर 2 कदम बाएं चला और फिर पलटकर 2 कदम दाएं चलकर आर्या को देखकर आगे आया और कहने लगा, आप अपने हाथ ऊपर उठकर खड़े हो जाओ। आर्या ने जल्दी से शिवांश के कहने के साथ ही अपने दोनों हाथों को हवा में उठा लिया, जिसे देखकर शिवांश का तुरंत रिस्पॉन्स आया, नो, आप अपने एक पैर पर खड़े हो जाओ। आर्या ने जल्दी से अपने सैंडल्स उतरे एक पैर को दूसरे पैर की थाई पर सटा लिया, जिसे देखकर फिर से शिवांश का तुरंत रिस्पॉन्स आया, नो। उसे कंफ्यूज देखकर आर्या ने उसकी बात को कंप्लीट किया, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने हाथों ऊपर जोड़कर अपने एक पैर पर खड़ी हो जाऊं? शिवांश ने तेजी के साथ आर्या की बात में हामी भरते हुए अपने सिर को हाँ में हिला दिया, जिसके बाद आर्या ने अपने हाथों को ऊपर जोड़ते हुए अपने एक पैर को दूसरे पर की थाई से सटाकर वो अपने एक पैर पर आराम से खड़ी हो गई, अब ठीक है ना? जिसे देखकर शिवांश और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो फिर से 2 कदम बाएं चला और फिर 2 कदम दाएं चलकर आर्या को देखने लगा और बोला, नो। ऐसा कहकर शिवांश कुछ सोचते हुए बोला, ये बहुत इजी हो जाएगा। शिवांश आर्या के और करीब आया और फिर से उसे ऊपर से नीचे तक देखकर कहने लगा, आप बहुत फिट हो ना, इसलिए आप ये सब इतनी आसानी से कर रहे हो। इतना कहकर शिवांश ने गहरी सांस भरी और कुछ कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। फिर कुछ और सोचते हुए वो बोला, आप एक काम करो, आप अपने इसी पैर के फीट पर खड़े हो जाओ। शिवांश के ऐसा कहने के तुरंत बाद ही आर्या अपने पैर के पंजे पर खड़ी हो गई और वो भी बड़ी आसानी से, जिसे देखकर शिवांश का मुंह खुला का खुला रह गया। वो आर्या को ऊपर से नीचे तक बिना 1 इंच भी हिले डुले देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। शिवांश जल्दी से अपने घुटनों को मोड़कर जमीन पर बैठा और अपने सिर को लगभग जमीन पर झुकते हुए आर्या के पंजे को आधा हवा में देखकर बोला, ओह वाह, ये आपने कैसे किया? ये करना तो बहुत डिफिकल्ट है। मैंने भी करने की कोशिश की थी, पर मुझसे हुआ नहीं। क्या आप मुझे सिखाओगे? आर्या अपना सिर हाँ में हिलाया और वो कहने लगी, हाँ जरूर। शिवांश जल्दी से उठा और उसने स्टेथोस्कोप और पेन को टेबल पर रखते हुए आर्या से कहा, लुक, मुझे इतना आता है। ये कहकर शिवांश अपने हाथों को हवा में जोड़ते हुए अपना एक पैर उठाकर दूसरे के पंजे पर खड़े होने की कोशिश करने लगा। मगर इससे पहले कि शिवांश अपनी कोशिश में कामयाब हो पाता, शिवांश को अपनी आंखों के सामने आर्या का चेहरा धुंधला नजर आने लगा और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिरने लगा। अरे संभल कर! आर्या ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए शिवांश को जल्दी से अपनी गोद में पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। तुम ठीक हो? आर्या ऐसा कहा और उसने शिवांश को अपनी गोद में उठाकर उस केबिन में रखी हुई एग्जामिनेशन टेबल पर उसे लेटा दिया। आर्या ने जल्दी से अपना स्टेथोस्कोप उठाया और वो शिवांश को चेक करने लगी। इतने में उसका डोर नॉक हुआ, जिसके नॉक होते ही आर्या ने शिवांश को चेक करते हुए कम इन कह दिया। उसके कम इन कहते ही गैरी, जो बुरी तरह से घबराया हुआ था, वो रूम में आते ही इधर उधर झांकने लगा। शिवांश बाबा, क्या आप यहाँ हैं? इतना कहते ही गैरी की नजर एग्जामिनेशन टेबल पर लेटे हुए शिवांश पर गई, जिसे आर्या के साथ देखकर गैरी जल्दी से शिवांश के पास आकर खड़े हो गया। ओह नो, बाबा फिर से बेहोश हो गए, सर को बताना पड़ेगा। ये कहकर गैरी ने अपना फोन निकाला और वो ऋषभ को मैसेज करने लगा। साथ ही में उसने एक बॉडीगार्ड को भी फोन भी मिला लिया। हाँ हेलो, बाबा मिल गए हैं और वो डॉक्टर आर्या के पास ही है, उन्हें वो चेक कर रही है। तुम एक कम करो, जल्दी से ऊपर रूम में रखी बाबा की सारी रिपोर्ट नीचे 4th फ्लोर पर डॉक्टर आर्या के केबिन में लेकर आ जाओ, जल्दी करो। गैरी ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया और वो आर्या को शिवांश को चेक करते हुए देखने लगा। आर्या ने बड़े ध्यान से शिवांश की हार्ट रेट को, उसकी आंखों को, उसकी नब्ज को और उसके स्टमक को अच्छे से मेजर किया। इसके बाद आर्या ने एक बटन प्रेस करके एक नर्स को बुलाया और खुद एक पेन से पेपर कुछ लिखने लगी। आर्या ने तुरंत एक इंजेक्शन भी रेडी किया और उसने शिवांश को उस इंजेक्शन से इंजेक्ट कर दिया, जिसे करने के बाद वो शिवांश की नब्ज को चेक करने लगी। आर्या ने ऐसा करते हुए एक नज़र गैरी को एक देखा और पूछने लगी, क्या आप इस बच्चे के फादर हैं? गैरी ने अपना सिर ना में हिलाया और कहने लगा, नहीं, मैं इनका फादर नहीं हूं। आर्या इस बात पर गैरी को थोड़ा कंफ्यूजन के साथ देखते हुए बोली, तो फिर आप इस बच्चे को कैसे जानते हैं? कौन है आप? गैरी आर्या के सवाल का जवाब देते हुए बोला, मैं बाबा के फादर का पर्सनल सेक्रेटरी हूं, आई मीन असिस्टेंट। आर्या गैरी से आगे कुछ पूछ पाती कि इतने में एक बॉडीगार्ड, जिसने अच्छे से ब्लैक सूट बूट पहन रखा था,
वो शिवांश की मेडिकल फाइल लेकर केविन के अंदर इंटर हुआ और गैरी को वो फाइल देने लगा, जिसे देखकर आर्या ने उस बॉडीगार्ड से पूछा, तो आप है इस बच्चे के फादर? गैरी इस पर भी अपना सिर ना में हिलाते हुए आर्या से कहा, नहीं नहीं, ये भी नहीं है, ये तो बॉडीगार्ड है। इस बार आर्या थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए गैरी से बोली, अरे तो बच्चे के फादर कहाँ है, इसकी मदर कहाँ है, और यहाँ कोई फैमिली मेंबर्स है या नहीं? गैरी आर्या को इस तरह से गुस्से में देखकर थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहने लगा, देखिए डॉक्टर, बाबा के फादर आए हमारे सर अभी यहीं थे, वो आप थोड़ा लेट हो गई इस वजह से उन्हें किसी अर्जेंट काम की से जाना पड़ा, मतलब डोंट वरी, वो अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। ये सब सुनकर आर्या हल्के से गुस्से में मुस्कुराई और गैरी से कहने लगी, मैं लेट हो गई इसका मतलब मेरी गलती है कि इस बच्चे के फादर यहाँ पर नहीं है। वेल डन, आपके सर को अपने बेटे से ज्यादा जरूरी ऐसा कौन सा काम था जो वो 5 मिनट और वेट नहीं कर सकते थे? और प्लीज मुझे वो सब सुनकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आर्या की बात सुनकर गैरी जो कुछ बोलने वाला था वही की वही रुक गया। फिर उसने शिवांश की मेडिकल रिपोर्ट्स आर्या की ओर बढ़ा दी, जिसे लेकर आर्या उसे थोड़ा बहुत रीड करने लगी। फिर उसने बेहोश शिवांश की तरफ देखते हुए गैरी से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बच्चे को एडमिट करना होगा। घबराने वाली बात तो नहीं है, लेकिन कुछ टेस्ट और कुछ मॉनिटरिंग के लिए इन्हें आज के लिए तो एडमिट होना ही पड़ेगा। गैरी ने आर्या की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। ओके डॉक्टर, मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगा। इस बात पर आर्या उसे तिरछी निगाहों से घूरने लगी। इतने में केविन के अंदर एक नर्स आई जिसे आर्या ने ही बटन प्रेस करके बुलाया था। उसने उस नर्स के हाथ में वो पेपर पकड़ाकर कहा, इस बच्चे की ये सारे टेस्ट अभी के अभी करो और उसकी रिपोर्ट मुझे 1 घंटे के अंदर अपने हाथों में चाहिए। और हाँ, इसे एडमिट करने के लिए भी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करो। नर्स ने अपना सिर हिलाते हुए ओके कहा और वो वहां से चली गई। आर्या ने एक नज़र शिवांश को देखा और उसने उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए गैरी से पूछा, नाम क्या बताया तुमने बच्चे का? शिवांश, शिवांश सूर्यवंशी, गैरी ने आर्या को बताया। आर्या ने सिर हिलाते हुए शिवांश की पल्स को एक और बार चेक करने के लिए उसकी कलाई को पकड़ लिया। शिवांश। आर्या ने धीमी से शिवांश का नाम दोहराया और वो वहां से जाने के लिए पलटी, मगर तभी उसे कुछ महसूस हुआ। जब उसने पलट कर देखा तो शिवांश ने नींद में उसका हाथ पकड़ लिया था। एपिसोड 7 हेल्थ केयर हॉस्पिटल। यहाँ के वीआईपी बोर्ड में जैसे ही ऋषभ इंटर हुआ उसे देखकर कॉरिडोर में एक नर्स के साथ जाते हुए डॉक्टर ऋषभ को देखकर अपनी जगह पर रुक गए और मुस्कुराते हुए ऋषभ की ओर हाथ बढ़ाकर बोले, गुड मॉर्निंग मिस्टर सूर्यवंशी। ऋषभ ने भी डॉक्टर से हाथ मिलाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डॉक्टर सिंह। डॉक्टर सिंह यानी डॉक्टर रोमिल सिंह हेल्थ केयर हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड और इस हॉस्पिटल के सबसे काबिल डॉक्टर में से एक थे, जिन्हें ऋषभ काफी अच्छे से जानता था। डॉक्टर रोमिल ने ऋषभ को देखकर अपनी आंखों का चश्मा ठीक किया और कहने लगे, मैं आपका ही वेट कर रहा था मिस्टर सूर्यवंशी। कल सुबह ही आपके फादर को यहाँ पर एडमिट किया गया। मुझे जैसे ही पता चला मैं तुरंत आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। मुझे डर था कि कोई मेजर अटैक ना हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। बस एक माइनर शॉक था, जो समय रहते हुए हम लोगों ने कवर अप कर लिया है और अब चिंता की कोई बात नहीं है। मगर हाँ, आपको अपने फादर को कुछ दिनों के लिए स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रखना होगा, बाकी आप तो अच्छे से जानते हैं। ऋषभ ने डॉक्टर की सारी बातें सुनकर धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और कहने लगा, श्योर, थैंक यू सो मच डॉक्टर। ऋषभ के इतना कहते हुए डॉक्टर रोमिल उसके कंधे को थपथपाया और वो मुस्कुराकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ऋषभ उस रूम के अंदर चला गया। यहाँ रूम में ही सोफे पर बैठी हुई ऋषभ की बुआ कविता ऋषभ को देखकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। ऋषभ, तो तुम आ गए। कविता एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और एलिगेंट औरत थी। उसे देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना कि काफी ज्यादा मुश्किल था। काफी अच्छे से बंधे हुए बाल, सलीके से बंधी हुई सिल्क की साड़ी, कानों में डायमंड के इयररिंग, गले में सोने की चेन और हाथों में डिजाइनर बैंगल्स। कविता को देखकर कहना बहुत ही आसान था कि वो किस फैमिली से बिलोंग करती थी। उधर बेड पर ऋषभ के पापा बड़े ध्यान उसे देख रहे थे। अश्विन सूर्यवंशी देखने में कुछ कुछ ऋषभ के जैसे ही थे। ऋषभ को देखकर पता चलता था कि जब वो अश्विन की उम्र पर आएगा तब वो बिल्कुल उन्हीं की तरह ही दिखाई देगा। इस हालत में भी अश्विन के चेहरे पर एक अलग ही चमक और एक सख्त लहजा था, जो बताने के लिए काफी था कि अश्विन किस स्वभाव के इंसान थे। अब आपकी तबीयत कैसी है? ऋषभ ने अपनी गहरी आवाज में अश्विन से पूछा। अश्विन, जो सामने की तरफ देख रहे थे, उन्होंने ऋषभ से कहा, हाँ ठीक है, और मुझे इतना कुछ भी नहीं हुआ है कि मैं मर जाऊं। और तुम बताओ, तुम भी अपने इंपॉर्टेंट कामों को छोड़कर यहाँ पर कर क्या रहे हो? भैया आप भी ना, उसकी बात को काटते हुए कविता ने कहा। फिर उसने ऋषभ के कंधे पर हाथ रखते हुए ऋषभ से कहा, मैंने तुम्हें कल फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे शिवांश की हेल्थ के बारे में गैरी ने पहले ही बता दिया था। अब कैसा है वो?
ऋषभ ने अपना सिर हाँ में हिलाया और धीमी आवाज में बोला, पता नहीं, पर अभी डॉक्टर उसे चेक करेंगे, तब उसके बाद में ही कुछ कहा जा सकता है। अश्विन एक कड़वी सी मुस्कान मुस्कुराते हुए ऋषभ से कहने लगे, डॉक्टर बताएंगे। अरे बच्चों को उनके परिवार वालों की और माँ बाप के साथ की जरूरत होती है, और जब बच्चे को उसी से अलग कर दिया जाए तो बच्चा तो खुद ब खुद बीमार होगा ही ना, और उसके साथ साथ उसके घर वाले भी। अश्विन का ये ताना सुनकर ऋषभ ने अपनी मुट्ठियां कस ली, जिसके साथ ही उसने अपनी गहरी आवाज में कविता को देखकर कहा, ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ, मुझे शिवांश के पास जाना, उसकी डॉक्टर भी अभी तक आ चुकी होगी। ऋषभ की बात सुनकर अश्विन ने कहा, मुझे मेरे पोते से मिलना है। कविता, जरा पूछो इससे कि कैसा है मेरा बच्चा, पिछले 3 महीने से उसकी सूरत नहीं देखी है मैंने, ऐसा भी उसे क्या हो गया? अरे मेरे पास लेकर आओ उसे, कुछ नहीं हुआ है उसे, उसे अपने दादा के पास आने दो, फिर देखना कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। अश्विन के हाथ पर हाथ रखते हुए कविता ने कहा, भैया आप शांत हो जाएंगे, डॉक्टर ने आपको मना किया है ना स्ट्रेस लेने के लिए, और शिवांश बिल्कुल ठीक है। ऋषभ ने कहा है ना कि डॉक्टर उसे चेक कर रहे हैं, और जब वो ठीक हो जाएगा तब ऋषभ खुद उसे आपसे मिलवाने के लिए लेकर आएगा, है ना ऋषभ? ऋषभ ने इस बात पर ज्यादा कोई रिस्पांस नहीं दिया, उसने कुछ सोचते हुए एक गहरी सांस भरकर अपना सिर हिलाकर अपनी हामी भर दी, जिसे देखकर कविता मुस्कुराते हुए अश्विन से कहने लगी, देखा भैया, आप भी बेकार में इतना स्ट्रेस लेकर इस हॉस्पिटल तक पहुंच गए। भैया, मैंने आपसे कहा है ना, हम जब चाहेंगे तब ऋषभ आपको शिवांश से मिलने के लिए ले आएगा, लेकिन नहीं, आप ही नहीं सुनते हैं, और नहीं आपको किसी की सुननी है। शिवांश से ज्यादा तो अब जिद करने लगे हैं आप, और अब आप अपनी जिद का नतीजा देख रहे हैं ना। अश्विन ने कविता की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो अपना मुंह फेर कर बैठ गए। ऋषभ के पास भी अब अश्विन से कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उन दोनों के बीच की बातचीत और ठंडा बर्ताव को देखकर लग रहा था कि दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। कुछ देर की बातचीत के बाद कविता ऋषभ के साथ शिवांश को देखने के लिए उसके साथ चलने की जिद करने लगी, मगर ऋषभ ने उसे अश्विन के पास ही रहने का कह दिया और वो खुद हॉस्पिटल के लिए निकल गया। लाइफलाइन हॉस्पिटल। यहाँ शिवांश को अब होश जा चुका था। उसके सामने खड़ी हुई आर्या शिवांश की आ चुकी सारी रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ रही थी। बेड पर किसी शरीफ बच्चे की तरह बैठे हुए शरारती शिवांश की नजर आर्या पर ही बनी हुई थी। वो बस आर्या को मुस्कुराकर देखे जा रहा था। आर्या ने गैरी को देखा और कहने लगी, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इतना कुछ नहीं, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि इसके फादर कब आएंगे। इससे पहले कि गैरी कुछ कह पाता तभी शिवांश एकदम से उछलते हुए आर्या से बोला, नो डॉक्टर आर्या, वेट, आप कितनी स्वीट हो, कितने अच्छे हो, सो प्लीज रिपोर्ट में जो भी लिखा है मुझे बता दो, लेकिन पापा को मत बताना। और वो क्यों? आर्या ने शिवांश से अपने हाथ बांधते हुए पूछा, जिस पर शिवांश ने अपने प्यारा सा मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि अगर आपने ऐसे किया तो वो। शिवांश अपनी बात कहते हुए रुका और गैरी को घूरने लगा। फिर उसने जल्दी से अपनी ब्लैंकेट हटाई और वो अपनी घुटनों के बल आधा बेड पर ही खड़े हो गया। शिवांश ने आर्या के कंधों का सहारा लेते हुए उसके कान में फुसफुसाते कहा, अगर आप पापा को रिपोर्ट में कोई भी छोटी सी भी गड़बड़ बताओगे तो वो मुझे यही हॉस्पिटल में छोड़कर चले जाएंगे। इस बात पर आर्या शिवांश को अपनी आईब्रो उठाकर एक शॉकिंग रिएक्शन देने लगी। शिवांश ने दोबारा से आर्या के कान पर हाथ रखकर उसे अपनी बात आगे बताई, और आपको पता है मुझे हॉस्पिटल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और डॉक्टर्स भी पसंद नहीं है, लेकिन आप थोड़े बहुत ठीक ठाक लग रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे हॉस्पिटल में नहीं रुकना है। आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मान लो और पापा को मेरी रिपोर्ट के बारे में कुछ मत बताना, और कह देना, एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड फाइन मिस्टर सूर्यवंशी, आप शिवांश को घर लेकर जा सकते हैं। शिवांश की डिमांड सुनकर आर्या के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान आ गई थी जिसका शायद उसे भी अंदाजा नहीं हुआ। उसने शिवांश के कंधों को पकड़कर उसे नीचे बैठाया और कहने लगी, ओके ओके, मैं तुम्हारे पापा को समझा दूंगी, बट अभी तुम ये उछल कूद करना थोड़ा बंद करो और आराम से रेस्ट करो। शिवांश मुंह बनाते हुए आर्या से बोला, तो क्या आप मुझे इस हॉस्पिटल में रखने वाले हो? मासूम शिवांश का ये सवाल सुनकर आर्या ने कहा, वो तो तुम्हारे पापा ही डिसाइड करेंगे। अरे नहीं, शिवांश ने किसी बेचारे इंसान की तरह अपना सिर हिलाया और वो फिर से ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गया। इतने में आर्या का फोन वाइब्रेट होने लगा। आर्या ने अपने कोट की पॉकेट से फोन निकालकर उसकी डिस्प्ले को देखा, जिस पर उसे विजय का कॉल आता दिखाई दिया। जब तक वो कॉल कट नहीं हो गया तब तक आर्या अपने फोन को घूरती रही। उस कॉल के कट हो जाने के बाद जब आर्या ने उसकी स्क्रीन देखा तब उसने देखा कि उस पर विजय की 15 मिस कॉल शो हो रही थी, जिन्हें देखकर आर्या ने एक गहरी सांस भरी और उसने अपने फोन को फिर से अपने कोट की पॉकेट में रख लिया। आर्या शिवांश को मुस्कुराते हुए देख उस रूम से बाहर जाने लगी। तभी गैरी उसके पीछे पीछे आया और पूछने लगा, एवरीथिंग इज फाइन ना डॉक्टर? नहीं, मुझे सर को इन्फॉर्म करना है।
वो बहुत परेशान हो रहे होंगे। इससे पहले कि आर्या गैरी की बात का जवाब देती, गैरी का फोन रिंग होने लगा। देखिए, उन्हीं का फोन है। मैंने उन्हें बता दिया था कि शिवांश बाबा को होश आ गया है। अब वो रिपोर्ट्स के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊं? सब ठीक है ना? आर्या ने गैरी के फोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारे बॉस शिवांश के फादर से बात कर सकती हूँ? गैरी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और आर्या की तरफ अपना फोन बढ़ा दिया। आर्या ने फोन को रिसीव किया और अपने कान पर लगा लिया। सामने से ऋषभ की गुस्से भरी आवाज आर्या के कानों में पड़ी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी देर में कौन कॉल पिक करता है? क्या कर रहे थे तुम? हाँ, और उससे पहले मुझे ये बताओ कि शिवांश कैसा है? क्या कहा डॉक्टर ने? या फिर मुझे तुम्हारी इस परफेक्ट डॉक्टर को भी चेंज करना पड़ेगा? ऋषभ की बात खत्म होते ही आर्या ने अपनी मीठी और सुलझी हुई आवाज में ऋषभ से कहा, हाँ तो कर दीजिए चेंज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सक्यूज मी, आप कौन? ऋषभ ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। जिसके जवाब में आर्या जो लिफ्ट की ओर बढ़ रही थी उसने कहा, वही परफेक्ट डॉक्टर आर्या, जिसे आप चेंज करने वाले हैं। ऋषभ को आर्या की आवाज में एक अलग सा ही एहसास होने लगा, जिसने उसके बड़े हुए गुस्से को लगभग आधा कर दिया। तो वहीं आर्या को ऋषभ के बोलने के तरीके से उसके गुस्से और उसके अड़ियल रवैये के बारे में अंदाजा लग गया। आर्या की बात सुनकर ऋषभ ने थोड़ी ठंडा लहजे में आर्या से बोला, हेलो डॉक्टर आर्या, हाँ तो बताइए फिर क्या हुआ है मेरे बेटे को? आर्या हल्की से मुस्कुराई और ऋषभ से बोली, देखिए मिस्टर सूर्यवंशी, अगर आपको मुझे रिप्लेस करना है तो शौक से करिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी जितनी भी रिपोर्ट्स बनवाई है उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा है कि आपके बेटे को एक रेयर हार्ट डिजीज हुई है। और इससे पहले कि आप घबरा जाए, मैं आपको बता दूं कि ये इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये बस एक वायरल फीवर की तरह है जो कुछ मेडिसिन और कुछ मेडिकल मॉनिटरिंग से ठीक की जा सकती है। तो अब आप मुझे बता सकते हैं, क्या आपकी बेटे की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी या आपकी वाइफ का सी सेक्शन हुआ था? और कहीं उन्हें प्री मैच्योर डिलीवरी तो नहीं हुई थी ना? ऋषभ इस बात पर थोड़ा सोच में पड़ गया। जब कुछ देर तक ऋषभ का कोई रिस्पांस नहीं आया तब हारकर आर्या ने ही अपनी बात को दोहराते हुए सबसे कहा, हेलो मिस्टर सूर्यवंशी, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आर्या की आवाज ऋषभ को फिर से अपने होश में वापस लेकर आई और वो थोड़ा हकलाते हुए बोला, हाँ हाँ, वो मैं बस सोच रहा था। एंड हाँ, शिवांश की डिलीवरी नॉर्मल थी, लेकिन उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी थी। जिसे सुनकर आर्या ने ऋषभ से कहा, ओके, कभी कभी ऐसा हो जाता है। प्री मैच्योर डिलीवरी होने के बाद बच्चों को काफी ज्यादा अच्छी देखभाल की जरूरत होती है। प्री मैच्योर डिलीवरी की वजह से उनके इंटरनल ऑर्गन्स कभी कभी इतने स्टेबल और डेवलप नहीं हो पाते हैं जितने की होने चाहिए। उन्हें नॉर्मल बच्चों से थोड़ी सी ज्यादा निगरानी की जरूरत होती है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कुछ मेडिसिन और कुछ मेडिकल ऑब्जर्वेशन के अंदर आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऋषभ ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अपनी धीमी आवाज में आर्या से बोला, डॉक्टर आर्या, क्या आप शिवांश को ठीक कर सकती है ना? अगर आप ये कर सकती है ना, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? ऋषभ की भारी आवाज सुनकर आर्या अपनी जगह पर रुक गई। न जाने क्यों इस सवाल पर आर्या को ऋषभ की आवाज में एक खालीपन सा महसूस कर पा रहा था। और उस खालीपन में आर्या को कहीं ना कहीं शिवांश के लिए चिंता, देर और सारी प्यार महसूस हो गया। मैंने कहा ना मिस्टर सूर्यवंशी, आप चिंता मत कीजिए, शिवांश को इतनी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुई है। और बिलीव मी, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी और ना ही उसे कुछ नहीं होगा। हम आर्या की इस बात पर ऋषभ ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, मगर वो उसकी बात को काफी अच्छे से सुन जरूर रहा था। यहाँ आर्या ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ऋषभ से कहा, वैसे अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मुझे रिप्लेस कर सकते हैं। इस बात पर ऋषभ अपने माथे को उंगलियों से मसलते हुए बोला, सॉरी डॉक्टर, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आर्या ऋषभ के सॉरी पर हल्के से मुस्कुराई और कहने लगी, बड़े अजीब इंसान है आप। एक पल में मुझे चेंज करने की बातें करते हैं और अगले ही पल सॉरी भी बोलते हैं। लगता है आप में कॉन्फिडेंट नहीं है मिस्टर सूर्यवंशी। पहले थोड़ा कॉन्फिडेंट लेकर आइए कि आपको करना क्या है और क्या नहीं। ओके ठीक, तो फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर आर्या ने कॉल कट कर दिया। यहाँ अपनी कार की बैक सीट पर बैठा हुआ ऋषभ आर्या की लास्ट की बात को सुनकर खुद ब खुद मुस्कुरा गया। कॉन्फिडेंट, आज किसी ने पहली बार ऋषभ को अंडर कॉन्फिडेंट समझा है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एपिसोड 8। आर्या अपने केबिन में पहुंची और एक गहरी सांस भरकर अपनी चेयर पर बैठ गई। उसने कुछ सोचते हुए अपना फोन निकाला और वो उनमें विजय के किए हुए मैसेज और कॉल को देखकर थोड़ा परेशान हो गई। अब मैं विजय से क्या कहूंगी, लेकिन उसे बताना तो पड़ेगा ना। इतना कहकर आर्या ने विजय को कॉल लगाने का फैसला किया और गहरी सांस भरकर उसने विजय को कॉल लगा दिया। 2-3 रिंग के बाद ही विजय ने आर्या का कॉल पिक कर लिया। हेलो आर्या। हेलो विजय, देखो सॉरी पर कुछ भी कहने से पहले मेरी सारी सिचुएशन सुन लो, बाकी तुम्हें जो कहना है वो कहते रहना।
आर्या के इतने कहने पर विजय ने सामने से कहा, ओके कहो, मैं सुन रहा हूं। आर्या ने एक गहरी सांस भरी और विजय को आज सुबह जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताना शुरू कर दिया। साहनी मैंशन, रात का समय। इस मैंशन के उस बड़े से लिविंग हॉल के सोफे पर साड़ी पहने बैठी उस औरत के चेहरे पर काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक से समेटते हुए फोन पर कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे वो लड़की ज्यादा खास पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारी उस डॉक्टर आर्या ने मुझे 1 घंटे तक उस कैफे में बैठाकर वेट कराया, लेकिन वो नहीं आई। मगर तुम मेरी बातें कहाँ सुनोगे? तुम्हें तो अपनी माँ की सारी बातें बेकार ही लगती है ना। विजय, मेरी बात मानो और उस लड़की को छोड़कर आगे बढ़ जाओ। अरे जिस लड़की के पास तुम्हारी फैमिली के लिए मुश्किल से 1 घंटा नहीं है, तो सोचो वो तुम्हारे लिए क्या समय निकालेगी। यहाँ विजय ने फोन पर अपनी माँ उषा साहनी से कहा, मॉम आप इतना क्यों ओवररिएक्ट कर रही हैं? मैंने कहा ना कि आज आर्या को एक इमरजेंसी आ गई थी। मेरी अभी उससे 1 घंटे पहले बात हुई है, वरना वो सुबह से मेरा भी कॉल पिक नहीं कर रही थी। उषा के पतले होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई और उसने विजय से कहा, इमरजेंसी? इतनी भी क्या इमरजेंसी थी कि 2 शब्द तुम्हें टाइप करके भी नहीं सेंड किए उसने कि मैं बिजी हूं। और विजय वो इतनी बड़ी भी डॉक्टर नहीं है कि उसके बिना उसका हॉस्पिटल काम नहीं कर सकता। और तुम ना उसके फेवर में मुझसे बातें मत करो। तुम परसों आ रहे हो ना, तभी हम बैठकर आराम से बात करेंगे। विजय ने उषा की बात का जवाब देते हुए कहा, ओके ओके मॉम, हम परसों आराम से बैठकर बात करेंगे, ठीक है। और परसों मैं आर्या को भी अपने साथ मिस्टर ओब्रॉय की न्यू होटल की इनॉग्रेशन पार्टी में लेकर आऊंगा, जिसके लिए मैंने उससे पहले कह दिया, इसलिए वो इस बार जरूर आएगी। और हाँ प्लीज मॉम, अब आप आर्या के बारे में और गलतफहमी बनाना बंद कर दीजिए। आपको अपने बेटे पर भरोसा है ना, तो उसकी पसंद पर भी भरोसा कीजिए। आर्या बहुत अच्छी लड़की है, एकदम परफेक्ट। ठीक है, चलिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, बाय। इतना कहकर विजय ने कॉल कट कर दिया। यहाँ उषा ने विजय का कॉल कट करने के बाद अपने फोन को उठाकर साइड में फेंक दिया और गुस्से से जमीन को घूरने लगी। लाइफलाइन हॉस्पिटल। यहाँ ऋषभ जब शिवांश के रूम में पहुंचा तब उसने देखा कि शिवांश काफी गहरी नींद में सो चुका था। गैरी ने ऋषभ को शिवांश की मेडिकल रिपोर्ट देते हुए कहा, सर, डॉक्टर आर्या ने शिवांश बाबा को कुछ मेडिसिन ऐसी दी है जिससे कि वो गहरी नींद में सो गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि बाबा को रेस्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम शिवांश बाबा को घर पर भी लेकर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी मुझे दे दिया है और कहा कि हम उन्हें कभी भी कॉल करके बुला सकते हैं। ऋषभ ने शिवांश के सिर हाथ फेरते हुए गैरी से कहा, ठीक है, तो तुम शिवांश के घर जाने के लिए ड्राइवर को इन्फॉर्म कर दो कि वो कार को गेट पर रेडी कर ले। तब तक मैं जरा डॉक्टर आर्या से मिलकर आता हूँ। ऋषभ ये कहकर जैसे ही उठा, गैरी ने उसे रोकते हुए बताया, लेकिन सर, डॉक्टर आर्या तो चली गई। ये सुनकर ऋषभ रुक गया और उसने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए गैरी से कहा, ठीक है, तो फिर हम भी निकलते हैं। इतना कहकर ऋषभ ने बड़े ध्यान से गहरी नींद में सो रहे शिवांश को अपनी गोद में उठाया और अपने बॉडीगार्ड्स और गैरी के साथ हॉस्पिटल से कार में बैठकर सूर्यवंशी निवास के लिए निकल गया। ब्लू ओशियन अपार्टमेंट। आर्या यहाँ अपने अपार्टमेंट के बाथरूम में गर्म पानी से शावर लेकर लौटी और सीधा किचन में चली गई। 2 BHK वाला आर्या का ये अपार्टमेंट पूरी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेस और काफी महंगा और आलीशान भी था, लेकिन उतना ही सिंपल भी था। इस समय आर्या ने सिर्फ एक व्हाइट कलर का बाथरोब पहन रखा था, जिसमें अभी अभी गर्म पानी से शावर लेकर लौटी आर्या का गोरा रंग हल्का हल्का गुलाबी नजर आ रहा था। आर्या ने अपनी कॉफी मेकर मशीन से अपने लिए कॉफी एक कप में निकाली और जाकर सामने ही बने लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गई। उसने अपने टीवी को ऑन किया और न्यूज चलाकर वो अपनी कॉफी पीने लगी। आज फिर से इंसानियत हुई शर्मसार। 15 साल की मासूम बच्ची के साथ 4 लोगों ने किया बलात्कार। पीड़ित लड़की रोज की तरह अपने घर से ट्यूशन के लिए निकली थी, लेकिन काफी देर होने के बावजूद जब वो घर पर वापस नहीं लौटी, तब परिजनों ने पीड़ित को ढूंढना शुरू किया, मगर उनकी बेटी का उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन एक सुनसान खंडहर जैसे दिखने वाले इलाके में जब कुछ लोगों ने एक लड़की को खून से लथपथ देखा, तब जाकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर थी। पुलिस ने आते ही लड़की को आनन फानन में हॉस्पिटल भेजा क्योंकि उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। लड़की की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है और परिजनों का अपनी इकलौती बेटी की ऐसी हालत देखकर रो रो कर बुरा हाल है। वो सभी बस सरकार से इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं पता चला है, मगर पुलिस इस मामले की छानबीन के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाल में लगी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो गुनाहगार जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, और अगर हाँ, तो क्या उन्हें जल्द से जल्द सजा भी मिल पाएगी? ये सवाल आज सारा देश जानना चाहता है। इस न्यूज को सुनकर आर्या ने अपने टीवी को ऑफ कर दिया। उसने कुछ सोचते हुए अपनी कॉफी का एक घूंट भरा और फिर अपना फोन उठाकर किसी को एक मैसेज टाइप किया। उस मैसेज को सेंड करके
आर्या किचन में जाकर अपने लिए डिनर रेडी करने लगी। सूर्यवंशी निवास अपने रूम की बालकनी में खड़े होकर ऋषभ सिगरेट के कश ले रहा था। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि अभी वो किसी टेंशन में था। सूर्यवंशी निवास दिल्ली शहर का सबसे आलीशान और सबसे महंगा बंगला था, जो किसी राजमहल से काम नहीं लगता था, भले ही उसका इंटीरियर और आर्किटेक्ट काफी मॉडर्न था। सूर्यवंशी ग्रुप अंपायर पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में नंबर 1 पर था, जिसका एकलौता मालिक ऋषभ सूर्यवंशी था। ऋषभ ने अपनी सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाया और वो उस रेलिंग को पकड़कर वहां चलती तेज हवा को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो गया। कुछ सेकंड बाद जब ऋषभ ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में कहीं ना कहीं किसी बात की बेचैनी थी, जो शायद सिर्फ वही समझ सकता था। आसमान में चमक रहे उन तारों को देखते हुए ऋषभ ने खुद से कहा, पूरी दुनिया की ताकत लगा दूंगा, लेकिन अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर ऋषभ अपने रूम से बाहर गया और अपने रूम के बराबर में ही बने हुए शिवांश के रूम में अंदर चला गया। शिवांश काफी गहरी नींद में अपने बेड पर आराम से सो रहा था। ऋषभ उसके पास जाकर उसके करीब बैठ गया और शिवांश के सिर को चूमकर वो यूं ही कुछ सोचते हुए बेड के हेडस्टैंड पर अपना सिर टिकाकर बैठ गया और प्यार से शिवांश के सिर को सहलाता रहा। अगली सुबह ऋषभ की आंख उसके वाइब्रेट होते हुए फोन की वजह से खुली। रात को ऋषभ कब यूं ही बैठे बैठे सो गया, ये बात उसे भी पता नहीं चली। ऋषभ ने पेंट की पॉकेट से फोन निकालकर उसकी डिस्प्ले को देखा तो वो उस अननोन नंबर को देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया, क्योंकि ऋषभ के इस प्राइवेट नंबर पर बस कुछ ही गिने चुने लोगों के ही कॉल आया करता थे। ऋषभ ने उस कॉल को पिक किया तो सामने से वही कल शाम वाली वो मीठी सी आवाज में उसके कानों में पड़ी, गुड मॉर्निंग मिस्टर सूर्यवंशी। इस आवाज को न जाने क्यों ऋषभ बड़े अच्छे से पहचान गया था, इसलिए उसने तुरंत ही जवाब दिया, गुड मॉर्निंग डॉक्टर आर्या, क्या ये आपका नंबर है? आर्या जो हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रही थी, वो अपने बालों को शीशे में देखकर ठीक करते हुए बोली, नहीं, मैं बाहर एसटीडी से कॉल कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है? इस बात पर ऋषभ अपने ही बेमतलब पूछे गए सवाल पर अपनी आईब्रो को स्क्रैच करने लगा और बोला, नो आई एम सॉरी। तो आपने कैसे फोन किया? आर्या ने ऋषभ के इस सवाल पर अपनी आईब्रो उठाते हुए कहा, वो क्या है कि मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है कि आप मुझे किस डॉक्टर के साथ रिप्लेस करने वाले हैं? ऋषभ आर्या के सवाल पर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। व्हाट? ऋषभ की इस नासमझी पर आर्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मिस्टर सूर्यवंशी, लगता है आपको सवाल जवाब करने नहीं आते हैं, और वैसे भी मैं आपको कॉल नहीं करने वाली थी। मैंने पहले आपके उस सेक्रेटरी असिस्टेंट जो भी है उसे कॉल मिलाया था, लेकिन उसने कहा कि मैं आपको डायरेक्ट कॉल करके पूछ लूं, इसलिए उसने मुझे आपका नंबर दिया। तो मैंने आपको ये पूछने के लिए फोन किया है कि आपके बेटे की तबीयत अब कैसी है, मतलब रात को उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, लाइक हैवी ब्रीदिंग और स्वेटिंग वगैरह और फीवर? ऋषभ ने शिवांश के माथे पर हाथ रखते हुए आर्या से कहा, नो डॉक्टर, शिवांश रात को आराम से सोया था, वरना कुछ दिनों से तो उसे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, वो अभी भी बहुत ज्यादा गहरी नींद में है। आर्या ने आईने में खुद की पहनी हुए उस ब्लू कलर की साड़ी को ठीक करते ऋषभ से कहा, ग्रेट, ये उसके लिए ठीक रहेगा। वो जितनी ज्यादा नींद लेगा, उसकी बॉडी उतनी ही ज्यादा जल्दी रिकवर होगी। उसकी बॉडी को रेस्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। बाकी जब उठे तब से लाइट फूड ही दीजिएगा, ज्यादा हैवी कुछ नहीं। अगर वो जिद करे तब भी नहीं, लेकिन मेडिसिन कैसे देनी है, कब देनी है, वो सब मैंने चार्ट पर ऑलरेडी लिख दिया है। आपका वो असिस्टेंट आपको ठीक से बता देगा, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आर्या की एक एक बात को ऋषभ बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसे कहीं ना कहीं आर्या की बातें अच्छी लग रही थी, जिससे उसके चेहरे पर से रात से छाई हुई वो परेशानी पल भर में गायब हो गई। ऋषभ ने अपनी धीमी आवाज में आर्या से कहा, थैंक यू डॉक्टर, आपको मेरी बेटे का इतना ध्यान है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आर्या ऋषभ का ही स्वीट सा थैंक यू सुनकर हल्की से मुस्कुराकर बोली, इट्स ओके, और हाँ, आप शिवांश को चेकअप के लिए दोपहर में लेकर आ सकते हैं। ओके, मैं तो दोपहर को उसे लेकर आ जाऊंगा, ऋषभ ने कहा, जिसकी जवाब में आर्या ने ओके कहकर कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद आर्या कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसके अपार्टमेंट की डोर बेल बजी। आर्या ने जाकर जैसे ही अपना अपार्टमेंट का डोर को खोला, वहां सामने एक डिलीवरी मैन एक बड़े से बॉक्स को हाथ में लिए खड़ा था। गुड मॉर्निंग मैम, आपका पार्सल। उस बॉक्स को रेड कलर के रैपिंग पेपर से कवर किया गया था। उस पर एक सफेद कलर का रिबन भी लिपटा हुआ था, जिससे से एक बड़ा सा वो भी बना हुआ था, जिसे देखकर आर्या ने उस डिलीवरी बॉय से कहा, मेरा पार्सल, लेकिन मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। आर्या ने उस पार्सल को देखकर उस डिलीवरी बॉय से कहने लगी। इससे पहले कि वो डिलीवरी बॉय आर्या की उस बात का जवाब देता, आर्या के फोन पर विजय का कॉल आने लगा। सामने से वो डिलीवरी बॉय आर्या से बोला, मैम, ये मिस्टर विजय साहनी ने आपके लिए भेजा है। विजय का नाम सुनकर आर्या ने जल्दी से विजय का कॉल पिक किया। हेलो विजय, तो क्या मेरा पार्सल तुम तक पहुंचा?
विजय ने आर्या से सीधे पूछा। आर्या उस बॉक्स को देखकर विजय से बोली, तो क्या ये सच में तुमने भेजा है? जिस पर विजय ने आर्या से कहा, और कौन भेजेगा, क्या तुमने अभी तक लिया नहीं है? अरे जल्दी से लो और उसे खोलकर मुझे बताओ कि तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा। कुछ देर बाद आर्या उस बड़े से बॉक्स को अपने लिविंग रूम की टेबल पर रखकर खोल रही थी। आर्या ने जब उस बॉक्स को खोलकर देखा तब वो पूरी तरह से हैरान रह गई। उस बॉक्स में एक पेस्टल पिंक कलर की सिल्क नाइटी ड्रेस थी। उसके साथ ही उसमें ब्लैक कलर की हिल्स और एक डायमंड का नेकलेस भी सेट था, जिसमें मैचिंग ईयररिंग और एक ब्रेसलेट भी था। उस ड्रेस के साथ साथ वो ज्वेलरी भी काफी ज्यादा एलिगेंट और खूबसूरत लग रही थी। ये सब क्या है विजय? ऐसा आर्या ने अपने फोन के स्पीकर पर कहा, क्योंकि विजय अभी भी उस फोन लाइन पर बना हुआ था। सामने से फोन पर विजय की हंसने की आवाज आने लगा और उसने आर्या से कहा, कल रात की पार्टी की तैयारी है और क्या? क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि तुमने अभी तक उसके लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं की होगी, इसलिए मैंने कर दी, ताकि तुम इस बार पार्टी में ना आने का कोई भी बहाना ना बना सको। आर्या अपने फोन को हाथ में उठाकर सोफे पर बैठी और कहने लगी, विजय, क्या कल की पार्टी में जाना है? इम्पोर्टेंट है? विजय ने आर्या से कहा, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, कल से मॉम बहुत ज्यादा नाराज है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब तुम उसने एक बार मिल लो। और मिस्टर ओब्रॉय की वाइफ मॉम की बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए कल मॉम उनकी पार्टी में आ रही है और वो चाहती है कि तुम भी कल उनकी पार्टी में आओ। मैं एयरपोर्ट से सीधा उस पार्टी में आ जाऊंगा। कितने दिन हो गए तुम्हें हग किए बगैर? वैसे कल एक सिंपल हग से काम नहीं चलेगा, बल्कि मुझे तो किस चाहिए, जो हमारे बीच में कभी नहीं हुई। एक लॉन्ग डीप किस। इस बात पर आर्या अपनी आंखें घुमाने लगी। विजय ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा चलो ठीक है, कल पार्टी में मिलते हैं। और हाँ, अच्छे से रेडी होकर आना, जैसा मैंने तुम्हें इस ड्रेस में इमेजिन किया है, बिल्कुल वैसे ही। लव यू, बाय। आर्या ने विजय की कॉल कट होने के बाद में विजय के भेजे हुए सारे सामान को उसी बॉक्स में वैसे ही रख दिया और वो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। एपिसोड 9, हेल्थ केयर हॉस्पिटल। यहाँ के हॉस्पिटल रूम में एक लड़की उस बेड पर कई सारी मशीनों से घिरकर लेटी हुई थी। उसके हाथों पर ड्रिप चढ़ी हुई थी, मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और न जाने क्या क्या, जिसमें उसका चेहरा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। वो कमरा पूरी तरह से मशीनों की आवाज से गूंज रहा था, बीप बीप टीटी। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी सांसें और बस उसकी धड़कन ही चल रही थी, मगर उसका शरीर 1 इंच में हिलने के लायक नहीं था। तभी अचानक से उसकी बॉडी में एक अजीब सी हलचल हुई और इसी मोमेंट के साथ ही उस लड़की की हार्ट बीट और उसकी सांसें तेज चलने लगी। उन मशीनों की आवाज जो अभी तक एकदम नॉर्मल रफ्तार में चल रही थी, वो भी अब तेजी के साथ आने लगी। तभी उस रूम के अंदर एक नर्स एंटर हुई। उसने जब उस लड़की को इस तरह से तड़पते हुए देखा, तब जल्दी से जाकर वो उन मशीनों को चेक करने लगी। ओ नो, ये क्या हो गया? लगता है डॉक्टर सिंह को बुलाना पड़ेगा। इतना कहकर उसने फौरन से पैनिक बटन प्रेस कर दिया। कुछ सेकंड बाद ही डॉक्टर रोमिल भागते हुए उस रूम के अंदर आए और उस लड़की और को इस तरह से देखकर उस लड़की को चेक करने लगे। डॉक्टर रोमिल ने कुछ दवाओं को मिलाकर एक इंजेक्शन रेडी किया और उस इंजेक्शन को उस लड़की की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, जिससे कुछ ही सेकंड बाद वो लड़की धीरे धीरे कंट्रोल में आकर नॉर्मल होने लगी। पिछली बार से तो ये अटैक कुछ ज्यादा तेज था डॉक्टर, पता नहीं ये बेचारी कोमा में से कभी उठ भी पाएगी और कुछ बोल भी पाएगी या नहीं, उस नर्स ने डॉक्टर रोमिल से कहा। जिस पर डॉक्टर रोमिल ने एक गहरी सांस भरते हुए उस लड़की को देखकर कहा, पता नहीं, पर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर रोमिल के इतना कहते ही उस नर्स अपना सिर हिलाकर उस लड़की की ब्लैंकेट को चेंज किया और वो उस रूम से जाने लगी। डॉक्टर रोमिल भी उस लड़की को एक नजर पलटकर देखते हुए रूम से बाहर चले गए। उन सब के चले जाने के बाद उस रूम में फिर से वही सन्नाटा पसर गया और उन मशीनों की आवाज फिर से गूंजने लगी। इस बीच उस लड़की की बंद आंखों से आंसू बह गए। लाइफलाइन हॉस्पिटल। यहाँ ऋषभ, शिवांश और गैरी तीनों आर्या के केबिन में आर्या का वेट कर रहे थे। आज शिवांश, जो पूरी रात अच्छी और गहरी नींद में सोया था, वो भी बिल्कुल फ्रेश और भी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा था। उसने टेबल पर रखी आर्या की नेम प्लेट पर हाथ फेरते हुए कहा, डॉक्टर आर्या बख्शी। इतना कहकर शिवांश ने अपने पास बैठे ऋषभ का हाथ थपथपाते हुए उसका ध्यान फोन से अपनी ओर खींचा और आगे कहने लगा, आपको पता है पापा, डॉक्टर आर्या बहुत स्वीट है और बहुत इंटेलिजेंट भी है। उन्होंने मेरी बात बड़े आराम से मान ली। ऋषभ ने अपने फोन को अपनी पॉकेट में रखते हुए शिवांश से पूछा, अच्छा, तो तुम्हारी कौन सी बात डॉक्टर आर्या ने मान ली है, जो तुम्हें वो इतनी स्वीट लगने लगी है, जबकि तुम्हें तो डॉक्टर्स पसंद ही नहीं है ना? शिवांश ने अपनी नाक चढ़ाते हुए ऋषभ से कहा, हाँ, मुझे डॉक्टर अभी भी पसंद नहीं है, लेकिन डॉक्टर आर्या कुछ अलग है। उन्होंने कल बिना पेन के मेरी ड्रिप कब निकाल दी, मुझे पता ही नहीं चला, और फिर उन्होंने मुझे मेरे कहने पर घर जाने दिया।
और अब शायद वो मुझे हॉस्पिटल में भी नहीं रखेंगी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी ना, इसलिए। ऋषभ ने शिवांश से पूछा, तो क्या तुमने उनसे कहा था कि तुम्हें घर जाने दे? शिवांश ने अपने दांत दिखाते हुए अपना सिर हिलाया और कहने लगा, हाँ, मैंने कहा था और उन्होंने मेरी बात मान भी ली, है ना? वो कितनी स्वीट। ऋषभ इस बात पर शिवांश का मुंह देखने लगा, जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर उसने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी बाहर से ऋषभ और गैरी को उनके बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स की आवाज आने लगी। देखिए मैम, ऋषभ सर ने मना किया है। अभी इस केबिन के अंदर जब तक वो है तब तक डॉक्टर आर्या के अलावा और कोई नहीं जाएगा। तभी एक झटके से उस केबिन का डोर खुला और एक लड़की अपने हाथों एक बड़ा सा फूल का बुके लेकर इंटर होते हुए बॉडीगार्ड से बोली, ऋषभ और तुम लोग मुझे अच्छे से जानते हो और इसलिए मुझे कोई रोक नहीं सकता, समझे तुम? जीरो फिगर पर टाइट फिटेड जीन्स, शॉर्ट क्रॉप टॉप, खुले बाल, उनमें लगे एक्सटेंशंस और अच्छे खासे दिखने वाले चेहरे पर खूब सारा बोल्ड मेकअप, डिजाइनर ईयरिंग और पर्स लेकर वो लड़की ऋषभ को देखकर मुस्कुराने लगी। हाय ऋषभ। ऋषभ उस लड़की का नाम और उसकी आवाज सुनकर पलटकर खड़ा हो गया। समायरा। यहां समायरा का नाम ऋषभ के मुंह से सुनकर और समायरा को पीछे खड़ा हुआ देखकर शिवांश के चेहरे के रिएक्शन एकदम से चेंज हो गए। ओह नो। उसका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम गुस्से में कन्वर्ट हो गया। ये यहाँ क्या कर रही है? ओ बेबी, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हारे दादू से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी, तब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ऐसा समायरा ने शिवांश के पास बढ़ते हुए कहा। मगर इससे पहले कि समायरा शिवांश के पास बढ़ पाती, ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ा और गुस्से से कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? समायरा मुस्कुराते हुए ऋषभ से बोली, ऋषभ, मैं बस शिवांश से मिलने के लिए आई हूँ, और क्या? समायरा के ऐसा कहने पर ऋषभ ने उसका हाथ को और कसकर पकड़ा और वो उसे केबिन से बाहर ले जाने लगा। गैरी, शिवांश का ध्यान रखना। इतना कहकर ऋषभ समायरा को अपने साथ केबिन से बाहर ले गया। यहाँ ऋषभ जैसे ही समायरा को आर्या के केबिन से दूर ले गया, वैसे ही आर्या लिफ्ट से निकलकर अपने केबिन में इंटर हो गई। गुड मॉर्निंग डॉक्टर आर्या, गैरी ने मुस्कुराते हुए आर्या को ग्रिट किया, जिसके बदले वो भी उसे गुड मॉर्निंग कहने लगी। आर्या का नाम सुनकर शिवांश चहकते हुए पीछे मुड़ा और अपनी चेयर से उठकर बड़े ही रिस्पेक्टफुली बोला, गुड मॉर्निंग डॉक्टर आर्या। शिवांश का ऐसा चहकता हुआ प्यारी सी मुस्कान से खिलखिलाता हुआ चेहरा देखकर आर्या शिवांश के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, गुड मॉर्निंग शिवांश, नाउ यू फीलिंग बेटर? हम। शिवांश ने अपने दोनों अंगूठों से थम्स अप का इशारा करते हुए अपना सिर हिलाकर कहा, वेरी मच। ओके, तो चलो तुम्हें थोड़ा सा एग्जामिनिंग कर लेते हैं हम। आर्या ने कहकर अपना पर्स को टेबल पर रखा और अपना स्टेथोस्कोप उठा लिया। फिर वो शिवांश को एग्जामिन टेबल पर लेटने का इशारा करने लगी। शिवांश भी बड़ी ही डिसिप्लिन में रहते हुए गैरी का सहारा लेकर उस टेबल पर आराम से लेट गया, जिसके बाद आर्या उसे चेक करने लगी। तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो ऋषभ? आखिर शिवांश मेरा होने वाला बेटा है, तो क्या मैं उसकी फिक्र भी नहीं कर सकती हूँ? अब तुमने तो मुझे सामने से बताया नहीं, और अगर मैं अंकल को हॉस्पिटल नहीं मिलने जाती तो मुझे पता भी नहीं चलता ना ये सब, ऐसा समायरा ने ऋषभ से कहा। ऋषभ समायरा को उस फ्लो के खाली पड़े एक कॉरिडोर में ले आया था, जहां वो दोनों अकेले में बात कर रहे थे। ऋषभ ने समायरा की बात का जवाब देते हुए कहा, मेरा बेटा बीमार था, मुझे इस बात की खबर सोशल मीडिया में डालने का कोई शौक नहीं है शनाया, और दूसरी बात, वो तुम्हारा बेटा अभी हुआ नहीं है, इसलिए तुम उसे पर इस तरह से पब्लिकली हक जमाना छोड़ दो। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि शिवांश ये सब पसंद नहीं करता है। समायरा ने अपने हाथ बांधते हुए ऋषभ से कहा, वो सिर्फ 6 साल का बच्चा है ऋषभ, मैं जब उसकी मां बनने के लिए तैयार हूं तो उसे मेरा बेटा बनने में क्या प्रॉब्लम है? आखिर वैसे भी हम कुछ ही महीना में एक फैमिली होने ही वाले हैं ना, तो इसमें उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है इन सब से? ऋषभ ने अपने माथे की उंगलियों से मसलते हुए समायरा से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम शिवांश को जानती हो ना, वो तुम्हें पसंद नहीं करता है, और मैं नहीं चाहता हूं कि वो किसी पब्लिक प्लेस में इस तरह से रिएक्ट करें जो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी अच्छा ना लगे। इस पर समायरा ने अपनी आवाज बढ़ाते हुए ऋषभ से कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अपने बेटे की वजह से, आई मीन शिवांश की वजह से हमारे रिश्ते को खत्म कर सकते हो? ऋषभ ने अपनी ठंडी लहजे में समायरा से कहा, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, बस हमारी फैमिली चाहती है कि हमारी शादी हो जाए, और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऋषभ ने अपने दोनों हाथों को जेब में डाला और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, देखो शनाया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि शिवांश के साथ जल्दबाजी करने की कोशिश मत करो। तुम्हें अगर शिवांश के दिल में अपने लिए माँ वाली फीलिंग्स पैदा करनी ही है तो तुम्हें उसे थोड़ा सा वक्त देना होगा। इतना कहकर ऋषभ वहां से जाने लगा, मगर तभी समायरा ने अपनी तेज आवाज में ऋषभ को रोकते हुए कहा,
तो इसका मतलब क्या, अगर तुम्हारा बेटा मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या तुम जिंदगी भर मुझसे शादी नहीं करोगे ऋषभ? ऋषभ पलटा और समायरा की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये शादी बस अपने बेटे के लिए करना चाहता हूँ। और अगर मेरा बेटा ही तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर इस शादी का क्या मतलब होगा? हम समायरा अपनी आंखें फाड़े ऋषभ को देखती रही। ऋषभ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए समायरा से कहा, मेरे लिए रिश्तों से ज्यादा फीलिंग्स इंपॉर्टेंट रखती है, उसके अलावा कुछ नहीं। इतना कहकर ऋषभ वहां से जाने लगा। उसे यूं जाते हुए देखकर समायरा ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऋषभ उससे दूर जा रहा था या फिर उसकी जिंदगी से। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो ऋषभ। तुम मुझे अपने बेटे के फैसले के ऊपर नहीं छोड़ सकते हो। उसके अब मुझे ही कुछ और करना पड़ेगा। मैं तुम्हें इस तरह से नहीं खो देना चाहती हूँ, कभी भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, समायरा, डोंट लाइक रिजेक्शंस। इतना कहकर समायरा ने अपने हाथों में पकड़े हुए उस बुके को जमीन पर फेंककर उसने अपने पैरों से कुचला और वो वहां से पैर पटकते हुए चली गई। यहां उस कॉरिडोर में आगे बढ़ते हुए ऋषभ आर्या के केबिन की तरफ बढ़ गया। एपिसोड 10 केबिन की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन निकाल कर देखा, तब उसे डॉक्टर रोमिल का कॉल आ रहा था। ऋषभ ने वहीं ठहरकर उस कॉल को पिक किया और डॉक्टर रोमिल उससे अश्विन के बारे में कुछ डिस्कशन करने लगे। कुछ मिनट बाद जब ऋषभ आर्या के केबिन के अंदर पहुंचा, तब गैरी शिवांश का हाथ पकड़कर उसे केबिन से बाहर लेकर आ रहा था। क्या हुआ, क्या आज भी डॉक्टर आर्या लेट है? ऋषभ के सवाल पर शिवांश ने अपना माथा पीटने लगा। गैरी ऋषभ के सवाल का जवाब देते हुए बोला, नो सर, डॉक्टर आर्या आई और शिवांश बाबा का चेकअप करके भी चली गई। वो क्या ही उन्हें एक इमरजेंसी केस के लिए जाना पड़ा। ये सुनकर ऋषभ आर्या के पीछे खाली पड़ी उस चेयर को देखकर कुछ सोचने लगा। तभी गैरी ऋषभ ने धीमी आवाज में कहा, सर, डॉक्टर आर्या ने कहा है कि शिवांश बाबा को हमें दिल्ली चेकअप के लिए यहाँ लेकर आना होगा। लेकिन मैं ये कह रहा था कि हमें बाबा को यहाँ पर ऐसे रोज लेकर आने की जरूरत नहीं है। आप कहें तो हम डॉक्टर आर्या को पर्सनली ही घर पर बुला सकते हैं ना। अगर उन्हें घर पर किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम उनके लिए वो भी अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से शिवांश बाबा का ऐसे रोज हॉस्पिटल आना भी ठीक नहीं है। उनकी जान को भी खतरा हो सकता है सर। ऋषभ गैरी की इस बात को सुनकर कुछ सोचते हुए बोला, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर आर्या से इस पर बात करनी पड़ेगी। शिवांश ने ऋषभ का हाथ पकड़ा और कहने लगा, क्या डॉक्टर आर्या हमारे घर पर दिल्ली आएंगी? ऋषभ ने शिवांश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, हो सकता है, पहले हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। ये सब कहने के बाद ऋषभ ने शिवांश को अपनी गोद में उठा लिया और वो लोग सब हॉस्पिटल से निकल गए। अगले दिन आर्या ने डीन के इंसिस्ट करने पर सूर्यवंशी निवास जाकर दिल्ली शिवांश को एग्जामिन करने के लिए हाँ कर दिया, मगर दोपहर के बाद टाइम के बाद आर्या हॉस्पिटल में अपने सारे रेगुलर पेशेंट को चेक करके सूर्यवंशी निवास के लिए अपनी कार में बैठकर निकल गई। सूर्यवंशी निवास साउथ दिल्ली के एक पोश इलाके में बना हुआ था, जहां पहुंचने के लिए आर्या को लगभग 1 घंटे का टाइम लगा। आर्या की कार जैसे ही सूर्यवंशी निवास के मेन एंट्रेंस पर पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी आईडी चेक करके उसे अंदर जाने दिया, क्योंकि सिक्योरिटी को पहले ही आर्या के आने की इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। आर्या अपनी कार से उतरकर उस महल जैसे घर को बड़े ध्यान से देखने लगी। व्हाइट और गोल्डन टेक्सचर के साथ बना और सूर्यवंशी निवास धूप में किसी बेसकीमती मोती की तरह चमक रहा था। आर्या घर के मेन हॉल में इंटर हुई। वहां वो उस ऊंची सीलिंग वाले मगर खाली लिविंग हॉल को देखने लगी कि तभी एक डार्क ब्लू कलर के ड्रेस कोड जैसी साड़ी पहने एक मेड अपना सिर झुकाते हुए काफी पॉलिटली आर्या के पास आकर बोली, गुड आफ्टरनून मैम, आप डॉक्टर आर्या है ना? आर्या ने उस लेडी को अपना सिर हिलाकर हाँ करते हुए कहा, येस शिवांश। आर्या की बात को पूरा करते हुए उस मेड ने सामने से आ रही सुजाता की ओर इशारा किया, ये सुजाता दीदी है, ये शिवांश बाबा की नैनी है। सुजाता आई और कहने लगी, क्या हुआ देवकी, क्या डॉक्टर आ गई है? देवकी ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए सुजाता से कहा, हाँ, यही डॉक्टर आर्या है। सुबह जब तुम नहीं आई थी तब मुझे गैरी सर ने बता दिया था और इनकी फोटो भी दिखा दी थी। आप इन्हें शिवांश बाबा के रूम में ले जाए, मैं अभी इनके लिए चाय नाश्ता या कॉफी भिजवाती हूँ। देवकी ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से जाने लगी। तभी आर्या ने उसे मना करते हुए कहा, अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक्स, प्लीज रहने दीजिए। आप प्लीज मुझे शिवांश के पास ले चलिए। जिसे सुनकर सुजाता आर्या को घर की दूसरी मंजिल पर लिफ्ट से ले जाने लगी। सूर्यवंशी निवास 5 मंजिला इमारत थी, जिसके हर एक मंजिल पर पिछली मंजिल से कुछ ना कुछ अलग बना हुआ था। सुजाता लिफ्ट की दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही आर्या को शिवांश के रूम के अंदर ले आए, जहां शिवांश अपनी टैब में शायद कार्टून देख रहा था। शिवांश का ये रेड और व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन वाला रूम था,
जो किसी 6 साल के बच्चे के लिए एकदम परफेक्ट था। वहां पर टीवी से लेकर वीडियो गेम तक और काफी सारे फिजिकल गेम भी थे, जैसे बॉल, रिमोट कंट्रोल कार, एक छोटा सा टेंट हाउस, बॉक्सिंग ग्लव्स, क्रिकेट बैट, टेनिस रैकेट और जाने क्या क्या। बेड पर लेटे हुए शिवांश की नजर जैसे ही उसके रूम के अंदर आ रही आर्या पर पड़ी, शिवांश अपने कानों से ईयरबड निकालकर उछलते हुए अपने बेड पर खड़ा हो गया। डॉक्टर आर्या, आप आ गई। शिवांश के चेहरे पर खुद के लिए इतनी बड़ी सी मुस्कान देखकर आर्या के चेहरे पर भी खुद ब खुद मुस्कान आ गई। वो शिवांश के पास पहुंची और उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए बोली, यस, मैं आ गई। शिवांश ने अपने दोनों हाथों को कमर पर रखा और वो आर्या से पूछने लगा, ये मेरा रूम है, तो कैसा लगा आपको मेरा रूम? आर्या ने मुस्कुराकर शिवांश से कहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह परफेक्ट। अब चलो आराम से नीचे बैठो, मुझे तुम्हारा चेकअप कर दो। हम शिवांश जल्दी से आर्या का ऑर्डर फॉलो करते हुए नीचे बैठा और आर्या उसके पास बैठकर शिवांश को रेगुलर तरीके से चेक करने लगी। इस बीच शिवांश आर्या को तरह तरह की बातें बताने लगा, जिसके जवाब में आर्या ने भी उससे बातें करते करते उसे एग्जामिन कर लिया। अच्छा वो सब छोड़ो और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना? किसी दवाई से रिएक्शन, कोई एलर्जी? हम आर्या ने शिवांश के मुंह से थर्मामीटर निकालकर उसे चेक करते हुए पूछा। शिवांश ने जोर से ना में अपना सिर हिलाया और कहने लगा, नो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर आर्या हल्के से मुस्कुराई और वो एक इंजेक्शन रेडी करने लगी। इस बीच शिवांश उस इंजेक्शन को देखकर आर्या से बोला, डॉक्टर आर्या, क्या आप डेली ऐसे ही मेरे घर पर आओगे? आर्या ने शिवांश के नाइट सूट की बाजू के ऊपर किया और इंजेक्शन को लगाते हुए शिवांश की बात का जवाब दिया, हाँ, जब तक कि तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक। आर्या की बात सुनकर शिवांश इतना उदास हो गया, उतना कि उसे इस इंजेक्शन का हल्का सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। चलो ये हो गया, ठीक है, तो फिर मैं अब चलती हूँ। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम या तुम्हारे पापा मुझे कॉल करके तुरंत बता सकते हैं, ओके? आप जा रहे हो? शिवांश ने अपनी सुस्त आवाज में आर्या से पूछा, जिस पर उसके उतरे हुए मायूस चेहरे को देखकर कहने लगी, हाँ क्यों, क्या हुआ? शिवांश ने धीरे से कहा, मुझे लगा आप थोड़ी देर और रोकोगे। आर्या शिवांश को इस तरह मायूस देखकर ना जाने क्यों खुद भी कुछ अजीब सा महसूस करने लगी, इससे पहले कि वो शिवांश को समझाते हुए कुछ कह पाती। शिवांश ने आर्या से कहा, मुझे नींद आ रही है, क्या आप मेरे सोने के बाद जा सकते हो? शिवांश की इस डिमांड को आर्या ने झट से मान लिया, हाँ क्यों नहीं, तुम सो जाओ। शिवांश आराम से अपने पिलो पर अपना सिर रखते हुए लेट गया और पीछे खड़ी सुजाता ने आगे आकर शिवांश को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा दी। आर्या शिवांश के आंखें बंद करके सो लेट जाने पर उसके सिर को प्यार से सहलाती रही। ऐसे करते हुए आर्या को कहीं ना कहीं एक अनजाना सा एहसास होने लगा, जिसे वो समझ ही नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद जब शिवांश पूरी तरह से गहरी नींद में सो गया, तब सुजाता ने धीरे से आकर आर्या से कहा, डॉक्टर साहिबा, आप रहने दीजिए, अब शिवांश बाबा सो गए हैं, अब मैं देख लूंगी। आर्या, जो शिवांश को सहलाते हुए कहीं खो सी गई थी, वो सुजाता की बात सुनकर एकदम से होश में आई और अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। आर्या ने शिवांश के रूम में इधर उधर देखते हुए सुजाता से पूछा, घर में और कोई, मेरा मतलब है कि फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं? सुजाता ने धीमे से आर्या से कहा, वो सभी हॉस्पिटल गए हुए हैं, बड़े मालिक की तबीयत ठीक नहीं है ना, शिवांश बाबा के दादाजी, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए घर में अभी कोई नहीं है। आर्या ने ये सुनकर हल्के से अपना सिर हिलाया और वो शिवांश को देखते हुए वो बेमन रूम से जाने लगी। फिर तभी उसे कुछ याद आया और वो पलटकर सुजाता से बोली, मेडिसिन्स वगैरह सब आप ही देती है शिवांश को? आर्या की बात के जवाब में सुजाता ने कहा, हाँ, सर ने मुझे पूरी तरह से चार्ट बना कर दिया है। वो देखिए, वो मेडिसिन बॉक्स, उसमें टाइम टेबल के हिसाब से कौन सी टैबलेट कब देनी है, दिन में देनी है, रात में देनी है, सब लिखा हुआ है, मैं सब देख लेती हूँ। आर्या ने इस बार बेमन मुस्कुराते हुए हल्के से अपना सिर हिलाया, मगर उसकी नजर बार बार बेड पर गहरी नींद में सो चुके शिवांश पर ठहर रही थी। आज आर्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके कदम क्यों बेडरूम से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे, मगर फिर आर्या ने जबरदस्ती ही सही खुद के कदम उस रूम से बाहर लिए और वो एक नजर पलटकर शिवांश की तरफ देखते हुए कॉरिडोर में चली गई। आर्या बाहर जब अपनी कार के पास पहुंची, तब उसका दरवाजा खोलते ही आर्या के फोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आ गया। आर्या ने कार के अंदर बैठकर मैसेज को खोला, जो एंजल्स गार्डन की आईडी से आई थी। आर्या उस मैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, 2 dogs are catched, how many you want? 2 कुत्ते पकड़े गए हैं, आपको कितने चाहिए? ये पढ़कर आर्या ने तुरंत उस एंजल्स गार्ड नाम की आईडी मैसेज पर टाइप किया, I want 2 more, and please don't call them dogs, I like dogs, they are just a virus, blood dangerous virus। मुझे 2 और चाहिए, और प्लीज उन्हें कुत्ता मत बुलाओ, मुझे कुत्ते पसंद है, वो तो सिर्फ एक वायरस है, खतरनाक वायरस।
आर्या ने ये लिखकर सेंड किया और फिर उसे एंजल्स गार्ड की आईडी से रिप्लाई अभी तुरंत आ गया। ओके, यू विल गेट बोथ ऑफ देम बाय 12 बजे इन द नाइट। ठीक है, रात के 12 बजे तक तुम्हें वो दोनों भी आपको मिल जाएंगे। इसके बदले में आर्या ने टाइप किया, ओके, आई सी यू इन टुनाइट। ठीक है, मैं तुमसे आज रात मिलती हूँ। जिसे सेंड करके आर्या ने अपने फोन को साइड की पैसेंजर सीट पर रखा और वो कार स्टार्ट करके सूर्यवंशी निवास से बाहर निकल गई। सिटी हॉस्पिटल, यहाँ दो पुलिस ऑफिसर्स एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम से बाहर निकालकर आए और एक दूसरे से कहने लगी, लड़की की कंडीशन बहुत खराब है, अगर इसने हमें स्टेटमेंट नहीं दिया तो हम मुजरिम को कैसे पकड़ेंगे। उनमें से एक ऑफिसर जिनका नाम वीरेंद्र सिंह था, वो दूसरे ऑफिसर से बोले, डॉक्टर ने कहा तो है कि शाम तक उसे होश आ सकता है, लेकिन देखते हैं, इंतजार तो करना ही पड़ेगा। इतना कहकर वीरेंद्र अपने आसपास देखकर कहने लगे, ये शैलेश कहाँ चला गया। उनके इतना कहते ही उस रूम से एक हट्टा गट्टा नौजवान लड़का निकलकर आया और कहने लगा, ये सर, मैं आ गया, मैंने अच्छे से सेटअप करा दिया। लड़की जैसे ही होश में आकर अपना बयान देने के लिए रेडी होगी, हम तुरंत उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे। वीरेंद्र ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो हॉस्पिटल से बाहर जाने लगे। तभी उस लड़की के पिता उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स के आगे आकर अपने हाथ जोड़ते खड़े हो गए और रोते हुए कहने लगी, देख रहे हैं ना आप साहब, क्या हालत कर दी मेरी बच्ची की। अब आप ही बताइए कि हम गरीब इंसान किससे मदद मांगे, कौन सुनेगा हमारी। अरे उन्हें जल्दी से ढूंढ कर निकालिए और उन्हें भी ऐसी ही सजा दीजिए जो मेरी बेटी को बेवजह दी गई है। इससे पहले कि वीरेंद्र उस लड़की के पिता से कुछ कह पाते, उस रोते हुए लड़की के पिता के कंधे पर हाथ रखते हुए शैलेश ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को बहुत जल्दी इंसाफ मिल जाएगा, बस हिम्मत रखिए। शैलेश के ऐसा कहने पर वीरेंद्र और बाकी पुलिस ऑफिसर्स ने भी हाँ में अपना से सिर हिलाने लगे। फिर वो सभी उस लड़की के पिता को सांत्वना देकर हॉस्पिटल से निकल गए। ओबरॉय पैराडाइस, रात का समय 105 मंजिला ऊंचे इस होटल की चमक रात में भी बताने के लिए काफी थी। ये 7 स्टार होटल अभी फिलहाल में ही बनकर तैयार हुआ था और आज इसकी इनॉग्रेशन पार्टी में देश के बड़े से बड़े बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स, सुपर मॉडल, राजघराने के लोग और पॉलिटिकल लीडर्स जैसे मेहमानों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जिनके कार से उतरते ही सामने मौजूद सैकड़ों प्रेस और पेपराजी उनकी एक झलक को अपने कमरे में कैद करने के लिए एक दूसरे से होड़ में लगे हुए थे। उनके कैमरे की फ्लैशलाइट के बीच वो सभी मीडिया को पोज देकर ओबरॉय होटल के उस आलीशान एंट्रेंस से अंदर चले जाते। वहीं अपनी कार के अंदर बैठे हुए ऋषभ ने अपने ब्लैक टक्सीडो की स्लीप को ठीक करके आगे बैठे हुए गैरी से कहा, याद रहे गैरी, मुझे सिर्फ इस पार्टी में मुश्किल से 10 मिनट ही रुकना है, मैं बस मिस्टर ओबरॉय को उनके इस होटल के इनॉग्रेशन के लिए कांग्रेट्स करके वापस चले जाऊंगा, इसलिए कार को रेडी रखना, मुझे 1 सेकंड की भी देरी नहीं चाहिए। गैरी ने ये सर कहा का अपना सिर हिला दिया। ऋषभ की कार जल्द ही होटल के मेन एंट्रेंस पर पहुंची तब ऋषभ अपनी कार का डोर खोलकर तुरंत ही नीचे उतर आया। अच्छे से सेट किए हुए बाल, ब्रांडेड वॉच, ब्लैक शूज, व्हाइट शर्ट और ब्लैक फिटेड हैंड में टक्सीडो, इन सब में ऋषभ अभी किसी फिक्शनल नावल के मेन कैरेक्टर जितना परफेक्ट लग रहा था। उसके कार से उतरते ही मीडिया वाले उसकी फोटोज क्लिक करने के लिए एकदम से टूट पड़े। उन चमकती फ्लैशलाइट्स के बीच मीडिया को बिना अटेंशन दिए ऋषभ तुरंत ही होटल की मेन एंट्रेंस के अंदर चला गया। कुछ देर बाद एक अंधेरे से भरे कॉरिडोर में ऋषभ कुछ लड़खड़ाते हुए पहुंचा। वो बार बार खुद को संभालने के लिए कॉरिडोर की दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ रहा था। मेरा सिर इतना क्यों घूम रहा है? इतना कहकर ऋषभ ने अपने गले की टाई को ढीला किया और वो सामने दिखाई दे रही रेलिंग के पास जाने लगी। इस वक्त ऋषभ के माथे पर पसीने की हल्की बूंदी नजर आ रही थी। उसका चेहरा भी पूरी तरह से लाल पड़ा हुआ था और आंखों के सामने हल्का हल्का धुंधलापन सा नजर आने लगा। ऋषभ जैसे ही उस रेलिंग के पास जाने लगा, उसे महसूस हुआ कि वहां एक लड़की खुद से ही कुछ बात कर रही थी। उसे देखकर ऋषभ का गला सूखने लगा। उसने उस लड़की के करीब बढ़ते हुए मदद मांगने के लिए जैसे ही अपना हाथ उसके कंधे पर रखने के लिए बढ़ाया, उतने में वो लड़की एकदम पलट गई और ऋषभ को इस तरह से खुद के इतना करीब देखकर चौंक गई और पीछे हटने लगी। इतने में ऋषभ लड़खड़ाते हुए उस लड़की से जा टकराया। इस वक्त ऋषभ का पूरा वजन उस लड़की के ऊपर था। ऋषभ ने खुद को संभालने के लिए उस लड़की की कमर के इर्द गिर्द की रेलिंग को पकड़ लिया। ऐसा ही कुछ उस लड़की ने भी कर लिया था, मगर उसने अपने दूसरे एक हाथ से ऋषभ का कॉलर को भी पकड़ लिया था, क्योंकि वो रेलिंग ज्यादा ऊंची नहीं थी, वो बस उस लड़की की कमर तक की ही आ रही थी। इस लड़खड़ाती हुई हालत में ऋषभ खुद को संभालने के लिए ठीक से सीधे खड़ा होने की कोशिश करने लगा। इतने में उस लड़की की खुशबू उसे बहकाने लगी। एक्सक्यूज मी, इतना कहकर उस लड़की ने ऋषभ को खुद से दूर किया, मगर जैसे ही वो लड़की ऋषभ को खुद से अलग करके जाने लगी, ऋषभ ने एक झटके से उस लड़की की कलाई को पकड़ा और धीमी आवाज में कहने लगा, हेल्प मी। इससे पहले कि वो लड़की कुछ समझ पाती या सोच पाती और ठीक से सुनती कि ऋषभ ने क्या कहा था,
ऋषभ ने अलगे ही पल उस लड़की को खुद के करीब खींचा, उसकी कमर में अपने हाथों को डालकर बिना सोचे समझे उसके होठों पर किस करने लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।